يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. जी, my name is Faisal Bilal. I am the Additional Secretary Committees. Being a Secretary to the Committee, एक announcement है जी कि हमारे जो Chairperson of the Standing Committee on Cooperatives काजी अकबर साहब किसी मसरूफियत की वजह से आज की मीटिंग में शरीक नहीं हो सके, तो इस ऐसी सूरत हाल में जो हमारे रूल्स प्रेवलिंग लाज हैं उनमें जो कमेटी मेंबर्स मौजूद होते हैं मीटिंग में, उनमें से ही किसी के नाम पे इत्तेफाक हो जाता है। तो कमेटी कोई आज की इंस्टेंट मीटिंग के लिए जी शहबाज खोखर साहब से रिक्वेस्ट है कि आके चेयर रिज्यूम करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हस्ब दस्तूर तारफ़ी एक 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शनी, तो इसलिए गुजारिश है कि सर ऑफिसर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लीज़ सर। जी, नवीद हैदर जी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महताब है और मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहराम रज़ा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ PPCBL का। अस्सलाम वालेकुम सर, सलीम ताहिर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PPCBL। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्मा शकील, PPCBL से ही हूँ मैं, ग्रुप हेड लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। मोहम्मद नईम खान, डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट। जी, राना मोहम्मद अरशद, मैंबर सूबाई असम्बली PP 133, चीफ व्हिप पंजाब असम्बली। जी, फिदा हुसैन भट्टू, PP 237। जी, अमजद अली जावेद, MPA PP 121। तो बताइए सर। करें जी, कंटिन्यू करें। अच्छा सर, आपकी इजाज़त सर हमारे पास आज 3 एजेंडा आइटम हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 941 ऑफ 2025 है, उसके बाद एडजमेंट मोशन नंबर 216/26 और तीसरे नंबर पे हमारा है फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी मेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 20 मई 2026। अगर सर आप इजाज़त करें दें तो पिछले मिनट्स का रिव्यू कर लें, फिर आगे चलते हैं सर। जी बिल्कुल। जी सेक्रेटरी साहब, ये पिछले मिनट्स में आप कुछ कहना चाहते हैं जी इनके बारे में, जो रिकमेंडेशन कमेटी ने दी थी? कुछ रिकॉर्ड सीख किया था कमेटी ने और कुछ जी अगले फ़ोन ही में। हाँ प्लीज़ शिराई साहब प्लीज़। जी, उसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारी लास्ट मीटिंग थी उसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो जो मिनट्स हैं उनमें रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। एक तो जो क्वेश्चन किया गया था कि ये जितने आपने कोई अमेंडमेंट्स की हैं या जो रीस्ट्रक्चरिंग का
जो प्रोसेस कर रहे हैं PPCBL में, तो क्या ये कैबिनेट से या गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ है? तो मैंने इसका आंसर दिया था कि ये हमने अप्रूव करवाया हुआ है, कैबिनेट ने बाकायदा इसको अप्रूव किया है, बोर्ड जो था वो कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है। तो ये मैंने आंसर दिया था, लेकिन वो इत्तेफाक से वो नहीं आ सका मिनट्स में ना, तो ये मैंने आंसर दिया था। तो आपने अपनी को ऑब्जर्वेशन भेजी थी मिनट्स पे? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि जो मीटिंग में डिस्कशन हुई थी, जब मुझे कहा गया था तो मैंने ये आंसर दिया था। हो गई ना, जब आपके पास मिनट्स आए होंगे तो आपने रूल्स के मुताबिक उस पर अपने को ऑब्जर्वेशन देनी थी कि ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो ये मिनट्स का हिस्सा नहीं बनी, इनको मिनट्स का हिस्सा बनना चाहिए। नहीं, हमारी तरफ से नहीं आई, तो वो फिर इनवैलिड हो गई उसकी। तो इसको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो देखा जा सकता है कि उसमें देखा सारा तो जा सकता है ना, हर चीज़ का माशाल्लाह सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट के, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, उसके रूल्स हैं, उसके मुताबिक उसने चलना है निज़ाम ने। सर अगर इजाज़त दें सबमिशन करने की। सर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि क्योंकि जो फरमा रहे हैं, क्योंकि लास्ट मीटिंग में मैं भी उसमें था, उन्होंने ये गुजारिश की थी कि ये जो अप्रूवल है वो कैबिनेट से हुई हुई है और एज़ पर रूल्स ऑफ बिज़नेस उसका रूल 30 है, जिसके तहत जो कंसर्न सेक्रेटरी है उन डायरेक्शंस और अप्रूवल्स की कंप्लाइंस का पाबंद होता है। दूसरा ये है कि ड्यू टू एनी रीज़न वो मिस्टेकनली रह गए, जिस तरह भी मिनट्स का हिस्सा भी नहीं बन सके, और दूसरा उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया। लेकिन अब ये सबमिशन होगी क्योंकि ये थोड़ा सा अब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि उधर एक अप्रूवल है कैबिनेट की, सेक्रेटरी साहब बाउंड टू हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत उसकी कंप्लायंस करने के, तो इसको अगर रीविज़िट किया जाए तो ये मेरी हम्बल सबमिशन होगी। उसमें नादर साहब हम भी बाउंड है ना किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के। अगर मिनट्स पे ऑब्जर्वेशन का एक टाइम लिमिट होती है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपने कोई आप फील करते हैं कुछ सहव हो गया है, कुछ चीज़ें उल्ट आ गई हैं, तो आपने मिनट्स इसलिए भिजवाए जाते हैं कि आपने देखना है कि ये दुरुस्त हैं या नहीं है, ठीक है, उस पर आपने फिर ऑब्जर्वेशन देनी। सर दुरुस्त है, हो सकता है कि एक टाइम पीरियड है, एक उसके बाद वो दिया ही नहीं जा सकता। सर एक हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी हुई हो, क्योंकि मिनट्स के अंदर ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि इतने टाइम फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्शंस या ऑब्जर्वेशंस हैं होता ही नहीं है, वो तो नहीं, बाज़-औक़ात होता है सर, मिनट्स में लिखा हो तो हो सकता है ये थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बहरहाल उसमें हमारी सबमिशन फिर यही है कि इसको मेरी रिक्वेस्ट होगी चेयरमैन साहब से कि जो सेट साहब ने कहा मैं रीविज़िट कर लेना चाहिए, और मैं अमजद अली जवेद साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, वट्टू साहब से भी करूँगा कि हमें मेहरबानी फरमा कर रीविज़िट। बाकी जो हमने सब कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रीविज़िट करने की एक चीज़ में अब हाम पैदा हो गया है तो उसका रिव्यू कर लेना चाहिए, इसी में कि कुछ चीज़ों का तसलसल है। ये ज़रा रिक्वेस्ट है मेरी, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है बीइंग ए मेंबर, और जो लॉ डिपार्टमेंट की डायरेक्शन आई है उसके मुताबिक मेरी ये रिक्वेस्ट है। देखें, जो अमजद जवेद साहब ने पॉइंट आया वो वैलिड पॉइंट है, इस पे होना चाहिए था। तो जो लॉ डिपार्टमेंट ने कहा और हमने मूवर्स से भी रिक्वेस्ट की है तो इसको रीविज़िट भी किया जाए और इसको डायरेक्शन हम विदड्रा करते हैं, तो आइंदा इस पे ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना चाहिए और जो रूल्स एंड बिजनेस उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। अच्छा सर, इसमें करते हैं आइंदा इसको ज़रा मुताद थैंक यू सर। यहाँ से फॉर द क्लैरिटी पर्पस जो पैरा 12 ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसमें जो है द कमेटी रेकमेंडेड दैट जो फ्रेश रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपग्रेडेशन ऑफ द बैंक वो रोक दी जाए, तो वो उस पैरा की हद तक ये ऑब्जर्वेशन जो है, बाकी जो चीज़ें मिनट्स में हैं उस पर ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कोई है ऑब्जर्वेशन उसकी, तो ये ऑब्जर्वेशन फिर नहीं इसमें इस जो आप वापस अगर आप इसको कमेटी कर रही है तो इस ऑब्जर्वेशन के तहत कि जो अभी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना कि कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है रिक्रूटमेंट के लिए, जो प्रामाफशाही चीज़ें हमारे पास हैं, तो आइंदा ठीक है निज़ाम ने चलना है, उसके लिए जो ज़रूरियात हैं उसको ये कंटिन्यू कर लें, लेकिन इस बात को इंश्योर करें कोई रिक्रूटमेंट ड्यू प्रोसेस जो है उसके बगैर एडवर्टाइजमेंट के,
बग़ैर उसका पूरा किए हुए जो प्रोसेस है प्रमोशंस का, डिमोशंस का, वो उसको बग़ैर अडॉप्ट किए ना बिल्कुल किया जाए। सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट आपके व्यू को सपोर्ट करता है, सेकंड करता है कि जो प्रोसेस इनका है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस के तहत जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन है उसके मुताबिक डिपार्टमेंट फॉलो करे। चेयरमैन साहब, विद योर परमिशन, जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा, मैं समझता हूँ कि जो विद इन पैरामीटर रूल्स के मुताबिक जो सीएम की भी डायरेक्शन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी प्रायोरिटी है, हमें उसको फॉलो करना है और रूल्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए ऑन ग्रास रूट थ्रू आउट। तो ये मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि सेठ साहब आप इस पर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ताकि मेंबर भी सेटिस्फाई हों और इन फ्यूचर ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होनी भी नहीं चाहिए। जी प्लीज़। जी सर, मैं सर शुक्रिया अदा करता हूँ कि कंसेंसस से सर ये जो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी सर आपने उसको एक्सेप्ट किया है। और दूसरा सर ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की है ये तो सर हमारे भी मफाद में है, जो इन्होंने कहा है कि इसका ड्यू जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए, एडवर्टीज़मेंट प्रॉपर आनी चाहिए और मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। तो जो भी कमेटी सर रिक्रूटमेंट कर रही है ये तो उसके अपने लिए बेहतर है कि वो प्रोसेस को कंप्लीट करे और मेरिट के मुताबिक करे कल, ताकि कल को कोई इशू ना बने। तो सर थैंक यू वेरी मच, हम पूरा इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर सर पूरा प्रोसेस करेंगे। सर इसमें सेक्रेटरी साहब यही बात जो हमारे मौजूद मेंबर कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी यही है और सीएम साहिबा के पंजाब के हुक्म के मुताबिक इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है किसी भी सियासी बंदे की। तो इसलिए आपके लिए आपके महकमे की बेहतर है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया है और मुख्तलिफ अदालतों ने हमें डायरेक्शन दी हुई है, मेरिट को हमने फॉलो करना है और जो तरीका कर उसके मुताबिक, बजाय कि हम आप या कोई और इंक्वायरी भुगते, उससे बेहतर है कि हम मेरिट पे बात करें। जी ऐसा ही होगा सर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, विद परमिशन ऑफ चेयरमैन साहब, दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होगी क्योंकि एज ए चीफ विप पंजाब असम्बली हमारे जो मेम्बरान हैं हर मेंबर काबिल एहतराम है और चीफ साहब की ये डायरेक्शन है, जैसे मतलब हम कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव बैंक है और वो जितना अच्छे तरीके से डिलीवर करेगा हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी आएगी। तो जो हमारे मेम्बरान हैं हर ज़िले में कुछ 4 MP होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, उनसे भी ओपिनियन किसी मामले में ले लिया करे ताकि जो मामला स्मूथली वो चल रहे हों। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम साहब की डायरेक्शन भी है, जितने हमारे इनिशिएटिव हैं कि वहाँ पर हम अपने मेम्बरान को ऑन बोर्ड लें तो उससे मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह। जनाब चेयरमैन, ये लास्ट मीटिंग जो है वो 20 मई 2026 को हुई थी। अब ये जो एक पूरा दत्था हमारे सामने रख दिया है, ये आज इसका जवाब आया है। इसको हम किस वक्त पढ़ेंगे, किस वक्त हम इस पर क्वेश्चन रेज़ करेंगे, क्वेरीज रेज़ करेंगे। तो ये आज 29 तारीख है, यानी 2 माह 9 दिन हो चुके हैं। ठीक है, ये कोई तरीका है? ये तो कम से कम आपको हफ्ता 15 दिन उसके अंदर अंदर आपको ये जवाब सबमिट करना है ताकि हमने इसको इस पर देख के इस पर बात करनी है ना कि जो क्वेरीज हमने की हैं उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जो जवाब आया है तो फिर ही हम उस पर अपना को व्यू लेंगे। तो सर ये मैंने कल पता किया तो कल तक जवाब नहीं था, तो आज ये हमारे सामने रख दिया है सारा बना के किताबें। सर मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से दरख्वास्त होगी कि काइंडली इस पर ज़रा रिसीविंग देख लें कि रिसीविंग कब की है सर इसके ऊपर। ये बताइए जरा सेक्रेटरी, मैंने कल पूछा असेंबली में आपने बताएं जी जरा जारी हुए और जवाब कब आया? नहीं, ये जवाब आज का आया, जवाब की जो सेक्रेटरी साहब यहाँ जो नहीं अमजद साहब ये कह रहे हैं और मैं भी कहता हूँ मेरा जवाब है। हाँ, ये आज सुबह आया जी, ये रिसीविंग आज सुबह की है, तो इसको कौन पढ़ेगा जी? अच्छा, मेरी चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ये कम से कम ऑफिस से या चेयर से डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि कम से कम अगर 2 हफ्ते नहीं तो 1 हफ्ता पहले तो जवाब आना चाहिए उसमें, ताकि मुतलका जो हमारे मूवर हैं या MPs हैं वो उसकी स्टडी कर सके।
तो ये ज़रा सेक्रेटरी साहब मेहरबानी फरमाया कि आज मीटिंग है, तो अगर आज रिसीविंग हुई है तो ये प्रोसीजर जो है ये ज़रा इसको में नहीं सर, बिल्कुल दुरुस्त आपकी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चेयरमैन साहब, ये जो यहाँ प्रोसीडिंग जारी होती है ना, तो साथ ये डिपार्टमेंट को ये कह दिया जाता है कि आप मिनट्स का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये जो डायरेक्शन चेयर्स की तरफ से आ रही हैं या हाउस पास कर रहा है, इसको आप नोट करते जाएं, ताकि आप जवाब जो है उसके मुताबिक अपना तैयार कर लें, ताकि मिनट्स का एक प्रोसेस है, उसमें कुछ दिन लग भी जाते हैं, तो वो लेट भी हो जाएं तो आप जवाब वेल इन टाइम जो है वो जमा करवा सकें। तो ये काइंडली ज़रा इस जो रवैया है ना, इसको ज़रा दुरुस्त करें, ये ठीक नहीं है। सर अगर इजाज़त हो तो मैं असम्बली सेक्रेटेरिएट की पोजीशन वाज़े कर दूं। सर ये जो मीटिंग है ये 20 मई को हुई और उसके जो मिनट्स है वो 27 जून को चलेंगे, तो आज उसमें भी 31 जुलाई है, उसमें भी और ये जो रिसीविंग की बात है सर, जो हाफ रिप्लाई है वो कल रिसीव हुआ हमें कुछ 4:30 बजे 5 बजे, और बाकी मांदा जो है वो आज सुबह रिसीव है। तो वही है ना बात, तो यहाँ हमें जो हमने तो वो देखना है जो हमें जब मिला है, ये तो एक इंटरनल मैटर है ना। तो बहरहाल लॉ डिपार्टमेंट ये बताएगा कि क्या ये जो एजेंडा होता है, ये जो जवाब होता है, तो मेंबरान को पहले पेश करना ज़रूरी होता है कि ऑन द स्पॉट उसको उनके आगे रखना होता है? इस पे ज़रा क्लियर कर देंगे सर। जो मीटिंग्स होती हैं असम्बली की, उसका एजेंडा आता है, जो नोटिस आता है ना असम्बली के मीटिंग का, वो आता है 2-3 दिन पहले जी। तो वो पॉसिबल नहीं होता है 1 हफ़्ता पहले। अब उनको कैसे पता कि अब इस हफ्ते मीटिंग होनी है या अगले हफ्ते होनी है? चलो तो उसमें पॉसिबल एक मिनट रुके। जब मिनट्स जारी होते हैं ना, उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता, फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता। सर मिनट्स ये के बाद तो हम साल बाद मीटिंग कर लें, लेकिन आपने मिनट्स की हद तक तो चलो कोई जवाब आप कह लें कि वो वर्बल था, हमने नहीं देखा, वो उसके मुताबिक इन राइटिंग जब आएगा तो फिर हम उसके मुताबिक जवाब देंगे। तो जब मिनट्स जारी हो जाए तो उसके बाद तो फिर ये आप पे वाजिब हो गया कि आपने विद इन टाइम फ्रेम 1 हफ्ता 10 दिन उसके बाद आपने जवाब सेक्रेटेरिएट में जमा करवा देना है। सेक्रेटेरिएट में जवाब जमा होना वो 2 साल बाद उसको कमेटी देखे, लेकिन जवाब जमा सेक्रेटेरिएट में हो जाना चाहिए। सर अगर मेरा ख्याल ये है सर, मेरी सर ये रिक्वेस्ट है कि जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सर उनकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो बिल्कुल ठीक है सर। तो सर इसमें हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट टाइम कोताही नहीं होगी, इंशाल्लाह इन टाइम होंगे सर। जी शुक्रिया जी। इसमें एक सबमिशन एक और अगर इजाज़त दें तो नेक्स्ट टाइम सर एक मेरी सबमिशन ये होगी कि इस तरह के जहाँ पे कोई डिपार्टमेंट को डायरेक्शन होती है कि कोई उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट देनी है, तो अगर मिनट्स में टाइम फ्रेम आ जाए तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाए। ये नोट करें, टाइम फ्रेम में इन सर्टेन टाइम जवाब दाखिल करें सर। ये देखिए, हम कमेटी को जहाँ पे कमेटी मुनासिब समझती है वहाँ पे हम मिनट्स के अंदर टाइम फ्रेम देते भी हैं जहाँ पे कमेटी की डायरेक्शन होती है, और अगर डायरेक्शन नहीं है, कमेटी ने नहीं एज सच कोई टाइम फ्रेम दिया 30 डेज़ 60 डेज़, इट डजेंट मीन कि वो सालहा डिपार्टमेंट उसका जवाब नहीं देगा। ये हम कमेटी बाज़ दफ़ा ओवरलुक हो जाता है या कमेटी रिकमेंड नहीं करती। अगर कमेटी रिकमेंड नहीं करती तो हम बाद में खुद से वो टाइम फ्रेम कदगन नहीं लगा सकते ना। आइंदा जो है वो हम भी डिपार्टमेंट भी इस पर रहेगा, केयरफुल रहेगा, लेकिन कमेटी को हम बाइंड नहीं कर सकते। उसमें जब बिजनेस हाउस से रेफर होता है ना, तो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर हमने कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी ना, उससे कमेटी ने अगर उससे आगे जाना तो कमेटी को एक्सटेंशन लेना पड़ती है। तो यानी उस टाइम फ्रेम के अंदर बाउंड हो जाता है सारा सिस्टम। वो दुरुस्त है सर, लेकिन स्पेसिफिक इस केस को देखें ना, जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी ऑनरेबल कमेटी में, उसमें सर्टेन न्यू डायरेक्शंस पास हुई थी, तो उसकी बेसिकली ये रिपोर्ट आनी थी, और डिपार्टमेंट भी जाहिर सी बात है आइंदा के लिए हमने कह दिया कि उसका एक डिपार्टमेंट के रूल्स में भी हम कोशिश करते हैं कि उसके रूल्स के अंदर। सर रूल्स की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है ना। बाज़ औक़ात जल्दी रिपोर्ट आ सकती है, बाज़ औक़ात कोई ऐसे मैटर्स हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। नाज़र साहब, जो आपने कहा, जो अमजद साहब ने कहा, मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल जैसे इस पिछली मीटिंग के 27 जून को मिनट्स जारी हो गए, इशू हो गए, तो फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को उसका जवाब फौरी सबमिट कराना चाहिए, और मीटिंग अगली हो या ना हो, लेकिन
जवाब उसका जो है वो असम्बली सेक्रेटरीट में आ जाना चाहिए। अच्छा, एक मैं जो है ना जी, ये आप हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये एक वतीरा बन गया है कि अगर कोई शख्स जो है कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है या कोई क्वेरीज रेस करता है तो फिर उसको सज़ा देने की कोशिश की जाती है। अब ये मैटर अब कमेटी के नॉलेज में आया है कि जो मुलाजमीन हैं ऑलरेडी बैंक के, वो ज़ाहिर है कुछ होंगे उनके मामला, वो अपनी एहतजाज या चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो उसका ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एक दो लोगों को डिसमिस सिर्फ इस वजह से किया गया है या किया जा रहा है। तो इसके लिए आप काइंडली इस बात को पेश नज़र रखें कि ये एक कोर्ट की प्रोसीडिंग है, तो इसमें कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये चीज़ जो है वो उस तरफ हमें नज़र आए कि आप कोई हक़ाइक़ छुपाने की या दबाने की कोशिश हो रही है। तो जो भी उसको ज़रा पेश नज़र रखें अपनी इन चीज़ों को। जो यूनियन के लोग हैं उनके यूनियन के वैसे ही कुछ राइट्स होते हैं, तो उसको इस तरह ना करें कि वो ये कोई जो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट के मतहत चलने वाला अदारा है, इसके अपने कोई रूल्स हैं, इसमें इस तरीके से ताकत का जो इस्तेमाल, जो इख्तियारात का इस्तेमाल है ना, वो ना करें। वो आइंदा जो है, जो पहले है भी, अगर कोई उसकी अपील्स वगैरह ज़ाहिर है वो जाएंगे अपना फोरम इस्तेमाल करेंगे, तो आइंदा के लिए कम से कम इस बात को ज़रा मद्देनज़र रखे एडमिनिस्ट्रेशन जो है। मैं जो समझाऊँ कि अमजद जवेद साहब का ये पॉइंट है और इसको कहीं इन्होंने महसूस किया होगा, तो इसको आपने सर देखना है कि अगर देखें किसी के अगर कोई हक मांगता है और उसको दबाने की कोशिश करें, तो ये पैसे भी ठीक नहीं और कानूनी तौर पे तो बिल्कुल ठीक नहीं। इसको आपने देखना सर। मेरा ख्याल प्रेसिडेंट साहब भी बैंक के तशरीफ़ फरमाया ना जी, किसी मेंबर ने कोई सवाल करना तो वो भी करते हैं ना जी। अभी तो उस पर आएंगे ना, ये अभी तो आप पहले एजेंडा तो लेना, कौन सा एजेंडा पहले आप इनका एजेंडा नंबर 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? पहले एजेंडा नंबर 1 ले लें, 2 पे तो आज हम शायद प्रोसीड ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो सारा जवाब ही अब आया, पढ़ेंगे तो इस पर बात करेंगे। हाँ, वो कोई नहीं, ले लें उसको, कुछ फार्मूला ले लें उसको ले लें, इसको कुछ नहीं। एजेंडा नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं जी। तो रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ये मेरे सामने जवाब आया हुआ है। सर आप बताना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब या रजिस्ट्रार साहब इसमें को? एजेंडा नंबर 1 पे बात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। इसकी एक छोटी सी 4-5 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है, वो बड़ा ऑनरेबल मेंबरान को वाज़े कर देगी चीज़। प्रेजेंटेशन प्लीज़ ज़रा चलाइएगा। जी स्लाइड शो चला दीजिए प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बुनियादी तौर पे जो ऑनरेबल मेंबर साहब का सवाल था, ये था हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का एक सेक्शन है 44D, जिसके तहत एक्ट रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बेसिकली ये पावर देता है कि वो मुफाद अम्मा और मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाउसिंग और नॉन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ख़ुसूसी हिदायत जारी कर सकता है सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। तो ये सर सवाल था, तो उसके जवाब में कुछ सर प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी सर बुनियादी तौर पे मेंबरान पे मुश्तमिल सोसाइटी होती है। तमाम लोग इकट्ठे होके एक ख़ास मकसद के लिए एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। क्विकली मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके जो मालिक अगर कहा जाए एक ब्रॉडर टर्म में, तो इसके मेंबरान इसके मालिक होते हैं सर। ये मेंबरान सर आपस में मिलके एक मजलिस आमला या मैनेजमेंट कमेटी का इंतखाब करते हैं जो कि
फिर उस सोसाइटी का बिज़नेस चलाती है। और फैसलों की सारी पावर जो है वो सारे मेंबरान के पास होती है, और वो सारे मेंबरान का इकट्ठ या मीटिंग को जनरल हाउस कहा जाता है। तो बड़े मैटर्स जनरल हाउस में कोई भी सोसाइटी अपने फैसले खुद लेती है। नेक्स्ट, ये सर हमारे डिपार्टमेंट का लीगल फ्रेमवर्क है, हमारा एक्ट है, हमारे रूल्स हैं, और हर सोसाइटी का अपना एक आइन होता है जिसे बाई लॉ कहते हैं, और हर सोसाइटी के बाई लॉज डिफरेंट होते हैं बाई एंड लार्ज। नेक्स्ट, इस वक्त सर जो हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो 169 उसमें से फंक्शनल हैं और 30 अंडर लिक्विडेशन है, 49 नॉन फंक्शनल हैं। ये नॉन फंक्शनल शो हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन में बड़े तेज़ी से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि 49 को हम फंक्शनल करने की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये सर सेक्शन 44D है जो जिसका मैंने लुबे लुबाब ऑनरेबल कमेटी को एक्सप्लेन किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी सोसाइटी के अफेयर्स को रन करने के लिए और सोसाइटी के मेंबरान के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक्ट है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ये ताकत देता है कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दे ताकि सिस्टम रेगुलेट हो सके। नेक्स्ट, तो ये सर इस सिलसिले में 2018 में हमने चंद डायरेक्शंस जारी की थी जिसमें हमने ये कहा था कि वैसे तो जनरल बॉडी या एनुअल जनरल मीटिंग या स्पेशल जनरल मीटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना इख्तियार है, लेकिन ये 6-7 ऐसे आइटम हैं जिसको एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करने से पहले हमसे महकमे से एक दफ़ा पेरूजल करवा लें। उसकी सर वजह क्या थी वो आगे आ रही है। सर 7 जो चीज़ें जिन पे कही गई थी कि अगर किसी भी सोसाइटी ने अपनी ज़मीन ख़रीदनी या बेचनी है, अपने एसेट्स को लीज़ करना है, नई लैंड एक्वायर करनी एग्जेम्पशन फार्मूला पे किसी डेवलपर के साथ, लेआउट प्लान रिवाइज़ करना है, कमर्शियल प्लॉट्स को ऑक्शन करना है या रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल में कन्वर्ट करना है या जॉइंट वेंचर्स करने हैं विद प्राइवेट डेवलपर्स, ये सर सारी वो चीज़ें हैं जिनके ह्यूज मल्टी मिलियन रुपीज़ इम्पैक्ट है और ह्यूज इम्पैक्ट है मेंबर्स पे। तो हम इनको सर मंगवाते इसलिए मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं ताकि सर ये देखा जा सके कि इस एक्शन में सोसाइटी जो प्रपोज कर रही है क्या सोसाइटी के पास बिजनेस प्लान है। यानी अगर सोसाइटी कह रही है कि उसने 100 कनाल ज़मीन ख़रीदनी है तो सोसाइटी वो 100 कनाल ज़मीन ख़रीदने के पैसे हैं फंड्स में, और अगर वो 100 कनाल ज़मीन खरीदी जाएगी तो वो रिक्वायर्ड क्यों है, वजह क्या है। तो वो इस पूरे बिजनेस मॉडल को देख के मेंबरान कोई इफेक्ट ना हो, तो इस वजह से सर ये 8 आइटम्स जो हैं ये इन पे 44D की इंस्ट्रक्शन जारी की। नेक्स्ट, इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। आपने ये देखा सर जो प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं वहाँ ये इशू सर अक्सर व बेशतर आपको वो पेपर्स में या मीडिया पे मिलता है कि लैंड कम है और बेच ज़रा फाइलें ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको ये तो इशू मिलेगा कि उसका कब्ज़ा नहीं है, किसी और ने किया है या प्लाट में रद्दोबदल हुआ है या फाइल में हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि सर लैंड कम है और फाइलें ज़्यादा बिक गई हैं। वो इसी वजह से ये चेक की वजह से कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ये 44D के तहत एक चेक रखा हुआ है कि अगर आप कोई लैंड परचेज़ करना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं तो वो पहले रजिस्ट्रार के पास आएंगे, रजिस्ट्रार उसका जो लेआउट प्लान है वो देखेगा, उनकी जो उसमें उनकी डिमांड है उसको चेक करने के बाद अलाउ, ये एक तरह का सर चेक है मेंबर्स की इंटरेस्ट के लिए इन गुड फेथ। ये सर थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि 2018 की हमें ये डायरेक्शंस जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये फैसलाबाद और गुजरांवाला और मुल्तान की चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिन्होंने, जैसा कि सर सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि जिन्होंने अपनी एक्सटेंशंस कर ली और फाइलें ज़्यादा फ़रोख्त कर दी, अपने जितना अवेलेबल एरिया था और लॉटेबल एरिया उससे ज़्यादा फाइलें फ़रोख्त कर दी। इवेंचुअली द मैटर्स एंडेड अप बाई एंड लार्ज इन अकाउंटेबिलिटी, डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी फोरम्स। तो वो सर जो मेंबरान की कसीर तादाद इफेक्टिव मेंबर बन जाती है तो हमारे मुख्तलिफ अकाउंटेबिलिटी इदारों से भी रब्ता रहता है। उन्होंने भी सर ये 44D की डायरेक्शंस को बड़ा सूदमंद करार दिया, क्योंकि हम जब तक प्रॉपर बिजनेस मॉडल लॉक ना हो जाए इजाज़त नहीं देते सर। नेक्स्ट, तो 2018 की जो डायरेक्शंस थे उसके सर मल्टीपल इम्पैक्ट्स आए हैं। सोसाइटीज़ का बिजनेस बहुत अच्छा रेगुलेट हुआ है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया सर कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हद तक जो स्कैंडल्स बनने की रेशो है वो बहुत मिनिमल है कंपेयर टू द प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, और उसकी वाहिद वजह यही डिपार्टमेंटल ओवरसाइट है सर। नेक्स्ट, तो ये सर हमारा बस फाइनल यही था कि 44D की डायरेक्शंस का मकसद सिर्फ मेंबरान के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच सर। विद परमिशन ऑफ चेयरमैन साहब, मैं चेयरमैन साहब आपका मशकूर हूँ। अच्छा, मैं इसमें गुजारिश करूँगा कि ये 44D जो है ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए। नवीद साहब, इसमें रजिस्ट्रार साहब आप एक सोसाइटी का
नाम लिख लें UBO हाउसिंग सोसाइटी, ये लम्स की बैक साइड है और स्मॉल इंडस्ट्री के साथ है। ज़मीन कम है, फाइलें ज़्यादा हैं। और वहाँ पर जो पिछली कमेटी थी उन्होंने गैस के नाम पर मेंबरान से पैसे ले लिए कि गैस लगवाएंगे, और वो सेठ साहब 2-3 साल हो गए हैं गैस लगी नहीं, और मेंबरान की फ़ाइलों में रद्दोबदल करते हैं। और ये चीज़ें मेरा ख्याल 2-3 दरखास्तें रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर में आई हुई हैं कि जो सिटिंग कमेटी है वो लेके आई है कंप्लेंट्स, और कुछ थाने बी डिवीज़न में भी चल रहे हैं, कुछ मेंबरान इधर भी आए थे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसको आप देख के जो आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आए हैं उनको सुन लें। अगर वो एप्लीकेंट सही हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो फाइलों में रद्दोबदल करते हैं, जो मेंबरान से पैसे लेते हैं और मेंबरान को ब्लैकमेल करके वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर है, माफिया, उनके ज़रिए कह के कि ये आपकी फ़ाइल में नुक्स है और वो आधी कीमत पे लेते हैं। और उसमें एक एप्लीकेंट अब्दुल अजीज़ इधर भी आए थे काफ़ी लोग मिल के, और फिर वो लोग ऑफिस पर रहे हैं, उसके बाद उनका टर्नओवर ख़त्म हुआ तो वो अगली को चलने भी नहीं देते कि जी हमें शामिल किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो छोटी सोसाइटी है, तकरीबन 60 के करीब तो वो लोग हैं जिनकी फ़ाइलें हैं, ज़मीन नहीं है, जिनको मिले हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए रजिस्ट्रार साहब मैं ये आज कमेटी की, क्योंकि वो लोग आज इधर आना चाह रहे थे तो मैंने कहा कि वो मुनासिब नहीं, ये फोरम नहीं है। इसमें सर कुछ लोगों के ग्रीवेंसेस जो थे वो प्रॉपर एड्रेस हुए हैं। मैं मेरा रजिस्ट्रार सर साहब को वो बता साहब आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने उनकी दरखास्तों को टेकअप किया। हाँ जी, वो बताते हैं सर मेहताब साहब। मैं आपको ये जान के सर इस पर खुशी होगी कि UBO पे हमारे एक्ट में ना सर बड़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म अवेलेबल है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो इस पे सर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रॉपर हाई पावर्ड UBO पे हो चुकी है जो आप दरखास्तें फरमा रहे, और वो सर कंक्लूजन स्टेज पे है। तो सर अगर कोई साहिबान अगर आप डायरेक्शन दे देगा ना नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल, ताकि वो कंप्लायंस हो जाए। जी जी बिल्कुल। वो लोग ना इधर बार बार आते हैं, आपके पास भी जाते हैं, तो वो कह रहे कि हमारी सुनी नहीं जा रही। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में रहते हुए जब CM की भी डायरेक्शन हो और माशाल्लाह आप पूरी टीम बैठी है तो फिर उनकी रसाई तो होनी चाहिए। नहीं सर, इंशाल्लाह। इसमें टूबा टैक्सिंग में एक रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। अब फिल वक्त तो आपके पास उसका दायरा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन वो कई सालों से उसका कोई इलेक्शन नहीं है। नहीं, ये हाउसिंग सोसाइटी है कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है। ये पूरे पंजाब में जो बनी थी ना अफसरों को प्लाट देने के लिए, अच्छा, रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, अब वो कई सालों से एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ मुकर्रर हैं। अच्छा, वो अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। वो बेचारे जिनके पास प्लाट्स हैं वो ना उनको कोई फैसिलिटी है, ना उनके पास वो फंड जो हैं वो आज से 15-20 साल पहले जो पैसे थे अब उनकी जो वैल्यू रह गई है, वो पैसे रख के बैठे हैं, उसकी वैल्यू क्या रह गई है। अगर वो तब को काम हो जाता तो क्या होता। तब भी उसका कोई इलेक्शन नहीं था, तो मैंने उस वक्त 13 से 18 वाले अपने टर्नर में कोशिश करके उसका एक इलेक्शन करवा दिया था। उसके बाद फिर वो लटक गया, बाद में फिर वो ख़त्म हो गया। फिर डिपार्टमेंट के जो वहाँ मौजूद हैं वो पकड़ के बैठे हैं, तो वो अपने बिल डाल रहे हैं, तो लोग वो हमारे साथ हो जाते हैं आके जिसकी डेवलपमेंट करवा दें, हम उसकी कैसे करवा के दे सकते हैं। उसका कुछ देखें, उसका कोई इलेक्शन करवाएं, तो ताकि फिर वो उसको ज़िम्मेदारी फ़िक्स हो। आज तो अब गवर्नमेंट ने नक्शा उसका कोई पास नहीं है, बिजली उसमें नहीं लग सकती। अच्छा, वो सारी चीज़ें को कोई बनेगी, कोई बन जाएगा, उसकी बॉडी बन जाएगी, उसके कोई रूल्स के मुताबिक बेल्टें, उसके उस वक्त के जो अफसरान थे माशाल्लाह, उन्होंने जो ग्रीन बेल्टें थी उसके भी प्लाट बना के अलॉट करा के अपने अपने बेच के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। तो बाकी मामला पिछले कुछ साल पहले उसके कब्रिस्तान की जगह के भी प्लाट बना दिए थे माशाल्लाह, वो भी हमने इंटरवीन किया तो वो रुक गया काम। तो ये चीज़ है, उसका
को देखें उसको, सारे सिलसिले को उसको मामले। मैं आपको रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी टोबा टेक सिंह का भी बता देता हूँ सर। ये सर बुनियादी तौर पे सोसाइटी, आपने मेरी प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि हमने नॉन फंक्शनल की कैटेगरी एक आपको दिखाई थी। ये उन सोसाइटियों में से है जो कि सर काफ़ी साल पहले इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र का सारा सिस्टम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि सब रजिस्ट्रार, जो रेवेन्यू वाला सब रजिस्ट्रार तहसीलदार, वो रजिस्ट्री वाले मैटर पे चले गए हैं। हमारी, मैं सर सिर्फ हालांकि वो गलत है, गलत, मैं सर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल हाउसिंग का ये होता है कि जो ज़मीन मिसाल के तौर पे ए ने बी से प्लॉट ख़रीदना या बेचना है तो सोसाइटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसका अलॉटमेंट लेटर फ्रेश जारी करने की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये सर वो सोसाइटी है, वन ऑफ दो सोसाइटीज़ है जिनकी सारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और रजिस्ट्री का सबसे बड़ा, सर मैं क्विकली आपको बाकी मेंबर्स के लिए भी एक्सप्लेन करूं कि रजिस्ट्री का नुकसान ये होता है कि हमारी जो मैपिंग है ना महकमे की, कि आपके पास सर रजिस्ट्री, अब आपने किसी आगे बंदे को प्लॉट फरोख्त करना है तो आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, नई रजिस्ट्री करवाएंगे, रजिस्ट्री करवा के उसको, और उसका रिकॉर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेक्रेटरी साहब ने इस पर एक वाज़ेह हिदायत जारी की है। हमने सर मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, जिनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 20-22 सोसाइटीज़ हैं जिनका ये इशू है, मुतलका डीसी से सर मैटर टेकअप कर लिया गया है। हम उनसे सर सारा रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कलेक्ट करवा के फ्रेश फहरिस्तें एग्जिस्टिंग मेंबरशिप की मुरतब कर रहे हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। और आगे से हम ये, आखिरी सर बात करूँगा, आगे से ये लाया अमल मुरतब होने लगा है कि बेशक अब रेवेन्यू पे रहें लेकिन प्लाट की ट्रांसफ़र से कबल आप सोसाइटी से NOC लें ताकि मैपिंग हो। ये सर आखिरी स्टेज पे है। लेकिन अब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पहले तो वो जगह जो है फाइल वर्क होना है, वो सोसाइटी के नाम रहनी है पूरी ज़मीन। अब इसमें बहुत सारी ज़मीन लोगों के नामों पे चली गई है। अब उसका को वापस वो सोसाइटी के नाम पे, वो वायलेशन नहीं हुई रूल्स की, वो हो नहीं सकती थी मुंतकिल लोगों को डायरेक्ट। सर एब्सोल्युटली सर, मैं जी सर वायलेशन तो हुई है। हाँ, तो फिर उसका उस पे क्या वो वापसी हो सकती है? सर ये गवर्नमेंट का ही सर एक स्टेप था। उसमें सर आपको पता है जब एक दफ़ा सर डीड हो जाती है तो फिर वो सिविल कोर्ट से ही कैंसिल हो सकती है। दूसरा सर हमने फिर उसका ये मैकेनिज़्म किया, जैसे आगे रजिस्ट्रार साहब ने बताया है कि सर लाइक रेवेन्यू का सर जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है कि अगर फ़र्द नहीं है उस जगह की, या अगर फ़र्द मौजूद भी है और रजिस्ट्री एक हो जाती है और उस रजिस्ट्री की सर म्यूटेशन कोई आदमी नहीं करवाता तो उसके ऊपर एक और रजिस्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक वो पहले वाला ही रहता है। इसी तरह सर हमें 2-2, 3-3, 4-4 रजिस्ट्रियाँ भी मिलती हैं जो उसी एक लैंड की होती हैं जो पहले वाला ही मालिक सेल कर चुका होता है, क्योंकि वो म्यूटेशन से वो चेंज नहीं सर नाम होता ना। तो इसी तरह हमने ये रजिस्ट्री को अब जो होना था सर 20 के करीब जो है हमारी सोसाइटीज़ वो उधर चली गई हैं, तो उसका हमने ये रखा है अपने रिकॉर्ड में कि कम से कम हमसे NOC लिया जाए, NOC के बगैर रजिस्ट्री ना हो ताकि लोगों के राइट डिस्टर्ब ना हो। ये सर हम कर सकते थे, ये डायरेक्शन हमारी चली गई हैं। तो इंशाल्लाह सर ये हम यहाँ तक हम कर लेंगे कि वो रजिस्ट्री से पहले जिस तरह फ़र्द लेनी होती है हमसे NOC लें सर। सर एक मैं सर की बात को आप मादर के साथ सर आगे बढ़ाऊंगा कि लाहौर की चंद बड़ी सोसाइटीज़ ने ना ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि सोसाइटी सर पहले बायर सेलर को NOC देती है, सोसाइटी के ऑफिस के NOC के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी रजिस्ट्री करता है। तो आप सर हम जो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरह कर रहे हैं जो आप फरमा रहे थे कि रेवेन्यू से हमें रिकॉर्ड आ जाता है तो मेंबर्स की फहरिस्त रिकन्स्ट्रक्ट करके दोबारा मैनेजमेंट कमेटियों के इलेक्शन करवा के सोसाइटी को फाल किया जाए, और आइंदा से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र चूँकि रजिस्ट्री हो चुकी है उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस अनटिल सिविल कोर्ट का है। तो हम उसमें एक NOC का एम्बार्गो लगाएंगे कि आपने अब जाना है A ने B को सेल करना है, होना सब रजिस्ट्रार के पास ही है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब को हम ये रिक्वेस्ट करके इंश्योर करेंगे कि आप सोसाइटी के NOC की बेस पे ये ट्रांसफ़र अलाउ करेंगे। अच्छा, अब जो उसका साइट प्लान है उसके मुताबिक उसकी ग्रीन बेल्टें थी पहले साइट प्लान के मुताबिक, अब वो ग्रीन बेल्टें तो अफसरान प्लाट बना के प्लाट करा के बेच के चले गए। अब वो नक्शा पास नहीं होगा, वो मौजूदा कवायद के मुताबिक तो वो हो नहीं सकता। जब वो कहेंगे इतने % आपकी ग्रीन बेल्ट चाहिए, इतने % ये चाहिए, वो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। तो अब उसका क्या हल है?
सर उसका हल बड़ा आसान है। उसका हल सर ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जब भी किसी हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान आप अप्रूव करवाने जाते हैं ना सर, तो आपको सर्टन एरिया कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी या एमसी के पास प्लेज करना पड़ता है, तब आपका लेआउट अप्रूव होता है। पब्लिक कम्युनिटीज़ की लैंड, सड़कें, कब्रिस्तान, स्कूल, दूसरी चीज़ें, ठीक है सर। तो जब आपकी ये एक्सरसाइज जो सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे शुरू की गई है कि आपके पास मेंबर्स का रिकॉर्ड आ गया, आपने उनका इलेक्शन करवा दिया, तो सर फिर मेंबर्स पर ही ये मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मॉडल बता रहा हूँ कि वो फिर आपको एडिशनल लैंड फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेआउट प्लान, फिर डेवलपमेंट चार्जेस ज़ाहिर ला मौला लगाने पड़ेंगे लेआउट प्लान अप्रूव करवाने के लिए। हर सोसाइटी का यूनिक केस है, लेकिन ब्रॉडर मॉडल सर यही रहेगा, इट इज़ पॉसिबल। नहीं, वो जगह कहाँ से लाएगा? जगह तो है नहीं। वो अब ग्रीन बेल्ट की, पार्क की, दूसरी यूटिलिटीज़ की, अपना वाटर टैंक की, डिस्पोजल की, वो तो है ही नहीं। वो तो जगह प्लाट बना के गई। तो अब वो बेचारे 4 कॉलोनी हैं वो। अच्छा, वो जिन लोगों ने आगे प्लाट ख़रीद लिए हैं, अब वो हमारे साथ रहते हैं रोज़, तो उसका अब कोई सलूशन है? सर अभी जो पहला क्वेश्चन था सर, अब देखें तो इसीलिए ये चेक रखा गया है 44D का जो है कि अगर कोई इस तरह की सर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट करना है अपने हाउसिंग कॉलोनी में, तो उसके वो एजीएम में रखेंगे और एजीएम का पहले एजेंडा भेजेंगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेगा, देन वो होगा। इससे हट के हो नहीं सकता सर। एजीएम कौन होता है? सर एनुअल जो जनरल मीटिंग उनकी होती है ना, वो करते वो सारे तो, वही है, मेंबर्स ही वो हैं। होती हैं ना, मैं वही कहता हूँ। अब वो महकमे का इनपुट क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर के पास क्या इख्तियार होता है कोऑपरेटिव? कुछ कोई इख्तियार नहीं है सर। बतौर वो एक्स ऑफिशियो नहीं होता? नहीं सर। अच्छा सर एजीएम जिस तरह ये वो तो कॉर्पोरेट हाउसिंग का आ गया ना, वो तो मुझे आ गई, वो तो बात है। अब बात वही है कि अब हम फिर गड़े मुर्दे खाने वाली बात है, उसको अब फ़ायदा कोई नहीं, वो तो हो गया जो होना है। हम तो अब उसका हल निकाल रहे हैं। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर प्रेसिडेंट था। अब डिप्टी कमिश्नर के प्रेसिडेंट होते हुए सेक्रेटरी असिस्टेंट कमिश्नर था। अब किसने उससे एजीएम का रिकॉर्ड पूछना है, कौन आया कौन गया, ठीक है ना, वो सारा कुछ हो गया है। अब तो हो गया, अब तो हम उसका सलूशन निकालने की कोई बात कर रहे हैं कि वो किसी तरह निकल आए। आप फिल फॉर उसका इलेक्शन करवा दें। उसके बाद अब गवर्नमेंट सुना है कि वो कोई दे रही है कि जो अनअप्रूव्ड है उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है। चलो, वो अगर वहाँ बैठ के अपनी कोई डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे या जो पैसे उनके पास पड़े हैं उसको किस तरीके से वो एडजस्ट करवा के, उसका पहले तो प्लान अप्रूव्ड होगा तो फिर ही कोई दूसरी बात शुरू होगी। अभी चूँकि प्लान ही अप्रूव्ड नहीं है तो फिर इसलिए वो वहाँ कोई चीज़ डेवलपमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजली, वो हो ही नहीं सकती, उसकी प्लान नहीं हो सकता। वो इतना उस वक्त अगर वो कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए में लग सकती थी, आप वो बिजली का मेरा ख्याल को 50-60 करोड़ रुपया उसका बन जाना है। वो कभी भी ना वो दे सकेंगे ना वो लग सकेगी। अगर डिपार्टमेंट इटसेल्फ उसमें कोई रोल प्ले डिप्टी कमिश्नर साहब करें तो फिर शायद लोग पर प्लाट को पैसे दे दें, अदरवाइज़ जो हमारा माहौल है वो पड़ी रहे। मेरा चेयरमैन साहब जो पॉइंट हम जो सब ने रेज़ किया है उसमें सेक्रेटरी साहब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, बल्कि हमारे हाउस की तरफ से, कि जितनी सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव से रिलेटेड हर हलके में हर ज़िले में, उनके जो बाइलाज आपके हैं उन पर कंप्लायंस होनी चाहिए। और जो आपके AR हैं, जो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, थ्रू आउट अगर वो डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट बेहतर होगा। लेकिन जब वो वहाँ की जो मैनेजिंग बॉडी होती है उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो चीज़ें अबहाम में रह जाती हैं। जैसे सीवरेज है और सीवरेज के बाद बिजली है, उसका स्कूल है, उसके कब्रिस्तान की जगह है। अगर तो सर जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, लोग सेटल हैं, वहाँ तो हमें बिल्कुल उनको थोड़ा बहुत अब्लाइज करके चीज़ों को बेहतर करना, लेकिन अदरवाइज़ जो नहीं बन रही हैं उस पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ जितनी बेसिक लैंड है वो होनी चाहिए और जो उनका अप्रूव मैप है उसमें वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये करेगा कि CM साहबा ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया है, आपको भी डायरेक्शन है और माशाल्लाह आप पूरी टीम बड़ा तजर्बा रखती हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड क्योंकि वो AR ही होता है, जैसे IG साहब तो RPO बहुत कुछ करते हैं, लेकिन असल में SHO
जो वहाँ होता है, जिसके पास सारा इख्तियार होता है। जब AR थोड़े से ठीक हो जाएंगे ना, तो मेरा ख्याल मामला बेहतर हो जाएंगे, जो आप और हम आज यहाँ पर भुगत रहे हैं। और ये जो आपने लिखा कि 172 फ़ाल हैं सोसाइटीज़ और 49 गैर फ़ाल हैं, तो गैर फ़ाल में कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं या एक्टिव नहीं है, या उसमें क्या रीज़न क्या है? और जो अमजद साहब ने कहा कि एक आम आदमी प्लाट ले लेता है, आप या मैं ज़ाती हैसियत से प्लाट लेते हैं, लेकिन जब उस सोसाइटी से पाला पड़ता है तो फिर जाके पता लगता है कि उसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उनको देखना कैसे। तो ये ज़रा प्लीज़। चलो मैं बाहर निकल कर मैं बाहर निकल करता इस एजेंडे को लंबा नहीं करना चाहता। वैसे तो इस पे पूरी एक डिबेट चाहिए। आज से ये मैंने सवाल क्यों उठाया, पहली बात ये सोचने वाली ये है, और ये जब मैंने सवाल उठाया आपकी जो टीम थी उससे पहले वाली टीम थी। 44D अच्छी बात है, होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बाद जगह पे उसका मिस यूज़ होगा कि एक सोसाइटी ने एजेंडा भेजा तो वो 2-2 साल एजेंडा मंजूर नहीं हुआ। ये एक पॉइंट था। हम इसको, आप आए, रजिस्ट्रार साहब आए, साजिद साहब आए, फजल दावा, ये टीम बड़ी अच्छा काम कर, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए कि मेरा पिछले 25 साल से इस सोसाइटी के साथ बड़ा एक, मैं मुस्लिम सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं 2-4 सवाल छोड़ूंगा, आपने उसका जवाब बाद में देना है। सोचना है कि महकमा कहाँ जा रहा है और महकमा किस तरफ जा रहा है। क्या ये महकमा बंद होने की तरफ जा रहा है या महकमा आगे की बढ़ रहा है? क्या पिछले 30-35 साल से कोई नई सोसाइटी बनी है, या जो बनी है तो वो किधर चलेंगी, अब वो किधर जा रही है? क्या वो प्राइवेट की तरफ जा रही हैं कि आपकी तरफ रहना पसंद कर रही हैं? ये एक सवाल होगा, आप इस पे देखिएगा। पिछले 30-35 साल से कोई नई सोसाइटी हिम्मत नहीं कर पा रहा, ये एक सवाल है। 44D इस पे तो मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, ज़्यादा इसको मैं शायद नहीं पढ़ सका, पर जितना पढ़ा है वो पॉजिटिव था। आपका जो महकमा है इस ये आधा तीतर आधा बटेर बन चुका। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, आधी होती है LD के नीचे और आधी कोऑपरेट। हमने जब नक्शा पास करवाना तो LD के पास चले जाते हैं। इसकी बेसिक रूल के ख़िलाफ़ है कि ये हम सोसाइटी वाले 2 हिस्सों में बांटे गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये उसका मगज़ ये है, उसकी रूह ये है कि हम मेंबरान से पैसे इकट्ठे करते हैं और एक ज़मीन लेते हैं। हमें पहले एडवर्टाइज़ करना पड़ता था, जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले। LD कहता है जनाब आप एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर सकते, पहले आप ज़मीन लें, नक्शा पास करवाएँ, फिर आएँ। क्या इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती? बन ही नहीं सकती। मैंने कई दफ़ा प्लेटफार्म में किया है। आज मुझे एक मौका मिला है, आप जब तक अपने महकमे को 30 में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, उस वक्त आपका महकमा, आज मेरी बात ये रिकॉर्ड हो रही है, अगर नहीं करेंगे 2 साल 5 साल 10 साल बाद ये आपका महकमा बंद हो जाएगा या किसी में मर्ज हो जाएगा। आपको सिर्फ एक विंग बनाना पड़ेगा जो आपके नक्शे पास करे। टाउन प्लानिंग का विंग होगा, आपका डिपार्टमेंट। देखिए LDA लाहौर में 1/3 को डील कर रहा है और वो अरबों सासों का मालिक है। आपका दफ्तरी किराए पे, पूरा पंजाब है आपके पास। रूडा कहाँ चला गया? एक अथॉरिटी है लाहौर के कुछ हिस्से में, CBD एक अथॉरिटी है कुछ हिस्से में, DH एक अथॉरिटी है। आपने अपने सारे इख्तियार दे दिए हैं LDA को। मैं आप उसकी मिसाल देता हूँ। जब हम नक्शा पास करवाते हैं तो LDA वाले हमसे 2 चीज़ें अपने नाम करवा लेते हैं। एक प्रॉपर्टी प्लाज करवा लेते हैं कि आपके 20% प्लाज होंगे, मॉर्गेज होंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जाएंगे वो हम आप रिलीज़ करते जाएंगे। अच्छी बात है। दूसरा वो कहते हैं कि तमाम जो रैशी और कमर्शियल प्लाट्स के अलावा जितने प्लाट होते हैं, जितनी वो स्कूल की जगह होती है, मस्जिद जगह होती है, सड़कों की जगह होती है, सोसाइटी ऑफिस की जगह होती है, वो अपने नाम लगा लेती है
और उसने लगाई हुई है आज से पिछले 30 साल से, और वो वापस नहीं करते। वो कहते हैं ये तो जगह हमारी है। हम हाई कोर्ट में गए हैं कि जनाब विदाउट कंसिडरेशन आप वो ज़मीन किस तरह ले सकते हैं। आपको डीजी साहब से बात करनी पड़ेगी, अपनी सोसाइटी को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी है एजेंडा है, और मैं तो इसलिए मैं इस एजेंडे को क्लोज़ करता हूँ अपने मेंबरान की इजाज़त से। और जो लेकिन आप जो आपकी इंतजामिया है, यकीन करें मुझे एक दिन चाहिए आपके लिए पूरा। खोखर साहब प्लीज़, नहीं ये आपकी मेहरबानी कि हमारी रिक्वेस्ट पे आप चेयर कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब और रजिस्ट्रार साहब से मैं कहूँगा कि शहबाज खोखर साहब से स्पेशल एक मीटिंग करें, ये ज़रूरी है। मैं उधर बैठा होता तो और बात ही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने टाइम करके शहबाज साहब को फ़ोन पे करके एक आपने मीटिंग करनी है। ये छोटे भाई हैं, हमने हमारी रिक्वेस्ट पे वो चेयर पे बैठे हैं और उनका बड़ा पान है। नहीं, रजिस्ट्रार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब की माशाल्लाह बड़ी रैपो अच्छी है, और वो जो अपने इनके साजिद साहब हैं और फजल दावा साहब, पूरी टीम है। तो इसलिए आप जो नीचे लो पोल रहते हैं आप उसको ज़रा देखिएगा सर। मैं तो हम आगे एजेंडे पे चलते हैं। चेयर को सबमिट करूंगा सर कि जो पहली हमारी नशिस्त थी ना सर हमारे ये डिपार्टमेंट की, सर जो आपने बातें की हैं ना, ये मैं आपको सर मिनट्स भिजवाऊँगा उस मीटिंग के। 100% सर हमने यही बातें की थी। स्टार्ट ही यहीं से लिया था कि महकमा ख़त्म होने जा रहा है या ये किसी और डिपार्टमेंट में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसकी अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी बनी नहीं है, आधा तीतर आधा बटेर। आपने तो सर एलडीए की बात की है ना, ये जिधर जिधर हमारी सोसाइटी है, या हम कॉरपोरेशन के पास जाते हैं या किसी और अथॉरिटी के पास जाते हैं, लाइक जीडीए, एमडीए, एफडीए, हम वहाँ जाते हैं। बिल्कुल जो लाहौर में है, दूसरे हमारे जहाँ जहाँ हाउसिंग हमारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी यही हो रहा है। हमें अपनी ज़मीन प्लाच करवानी पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। दूसरा सर जो लाइक डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव है, सोसाइटी हमारी है, लेकिन उसके जो सर फीस और जो लेवीज़ हैं वो कोई और डिपार्टमेंट ले रहा है। क्या है, सोसाइटी बनती है, मेन रोड पे को एडी कमर्शियल करती है, करोड़ों रुपए वो ले जाती है, बाकी अरबों रुपए वो एडी ले जाता है। और ये जनाब तरह लेने के लिए जनाब ग्रांट जी सीएम साहब से ग्रांट हमें आएगी तो हम करेंगे। आप तो, सर अथॉरिटी बनाए, आपका पूरा पंजाब है। और मैं आपको बता दूँ उस जनाब चेयरमैन सर ये इतने मजबूत और कंप्रीहेंसिव बाईलॉज आपके हैं कि आपकी ज़मीन, ये चूँकि लोगों को पता ही नहीं था, लोगों ने कर दिया कि गलत अलाम हो गया। वो उसके पीछे ही थीम ये थी, आपकी ट्रांसफ़र लैंड पे तो वो रूल ही नहीं लागू होते, वो तो स्टैम्प एक्ट ही नहीं लागू होता, वो उससे मुबर्रा है। ठीक है, तो ये वो तो सिर्फ रिकॉर्ड में उसे चेंज होना था। अगर आप अपने सिर्फ अथॉरिटी ना भी बनाए, आपकी तो कोर्ट्स अपनी है, बड़ी अथॉरिटी आपके पास है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने बाईलॉज में जैसे ज़मीन की ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये उसकी अप्रूवल भी उसमें लीगल से आप उस पर राय लेके या तरीक़ाकार उससे निकाल के, अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट नहीं भी देती तो उसके अंदर ही अगर आप अमेंडमेंट्स करके कि आप हाउसिंग, सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इख्तियार आपके पास था। और जब ये काम हुआ अब तो फिर बाद में तो बहुत कुछ आ गया ना। पहले तो लोग आते ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हाउसिंग सोसाइटी इसलिए बनाते थे कि वहाँ उन्हें वो स्टैम्प जो इकट्ठी ज़मीन खरीदते थे, स्टैम्प ड्यूटी बचती थी। ठीक है, अब जब आपने वो खुद से ही लोगों ने चेक नहीं रखा गया तो नीचे सोसाइटियों ने खुद से वो रेवेन्यू वालों को पकड़ा दी। अगर वो उनके पास रहता, वो जो भी फीस आयद करते वो उनकी आमदन बनती, और उसमें अगर डिपार्टमेंट अपना कोई शेयर रखता तो वो डिपार्टमेंट को बैठे बिठाए उसकी आमदन होती। ठीक है, तो वो अगर उसमें आप अपने रूल्स में ही कोई उसको रिफॉर्म्स कर लें, मेरा ख्याल है कि वो आपका मसला वहाँ भी हल हो सकता है। जी सर, मैं आपसे वो सर ड्राफ्ट शेयर करूंगा सर, जो हम बना रहे हैं ना, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अपना सर मैं सिर्फ एक सोसाइटी की बात करता हूँ, वो एक एज ए प्रेसिडेंट कि इंजीनियर टाउन सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट रहा। वहाँ 117 कनाल सिर्फ एजुकेशन के लिए ज़मीन है, वो भी एलडी के नाम पिछले 30 साल से। वो मुझे स्कूल नहीं बनाने दे रहे, अब मेरा मेंबर कहाँ जाए। इसी तरह मेरी सोसाइटी का 12 कनाल का ऑफिस मैं नहीं बना रहा, वो कहता है जी हमारे नाम है, कम्युनिटी सेंटर उनके नाम है।
मस्जिद बनाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेचने पड़े मुझे पता। उन्होंने कहा जनाब पार्क उनके नाम है, तो उन्होंने मतलब हम पे जब जुर्माने डाल दे तो कहते हैं जनाब जब पार्क आपके नाम पे तो उनको डेवलप क्यों नहीं करते आप, जब सड़कें आपके नाम पे हैं। वो सर इसलिए इनके नाम लगी थी। जिस तरह आपने जो अभी जंग की बात की, तो वो जो पार्क बेच जाते थे तो उन्होंने कहा था जी इसको एज ए गारंटी के लिए, तो गारंटी वो मालिक बन गया। वो देखे वो मालिक नहीं, असल में अब हुआ ये है कि वो टू सर्टन एक्सटेंट सिक्योरिटी के लिए तो उनके पास हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो वो इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं। फिर हमने स्टे ली है। अगर स्कूल बनाना है तो वो सोसाइटी ने बनाना, अगर मस्जिद बनानी है तो वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है। वो तो सिर्फ आपको एक कवर फराहम करते हैं कि सोसाइटी उसे बेच ना दे, सिर्फ उस हद तक जो है वो उनका इख्तियार रहता है। अगर वो इसे बयान जाते हैं तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी जो इख्तियार से तजावज़ करती है, तो वो होना नहीं। इसको आप डिपार्टमेंट देखे, वो नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेट जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें जो जगह स्कूल के लिए या दूसरी होती हैं वो 100% होती भी नहीं उनके नाम, उसका तो मेरा ख्याल कुछ परसेंटेज उनके नाम होता है। नहीं, वो 2008 से पहले सारी उनके नाम होती थी। 2008 के बाद फिर एक रूल बना कि कुछ परसेंटेज हमारे नाम, कुछ इसीलिए तो जो 2008 के पहले की सारी जो अरबों रुपए ना हो सके, वो सिर्फ सेल ना होने के लिए वो बार लगाया गया था कि वो लोग ज़ाहिर है यहाँ सारे फ्रॉड होते हैं, उस वजह से वो कोशिश होती है कि उसको कवर करने के लिए वो इसलिए किया गया था कि सोसाइटी जो है वो उसको फ़रोख्त ना कर सके। जैसे इस सोसाइटी में हुआ है कि ग्रीन बेल्ट में प्लाट बना के बेच दी गई, इसी तरह वो जगह भी बेच दी गई। वो उसको रोकने के लिए वो सारी चीज़ की गई थी, लेकिन वो उनकी सच है नहीं। उस पर इख्तियार जो है वो इसको डिपार्टमेंट देखे और इस पर बाकायदा। और मेरा ख्याल ये है कि जो करवाने से भी बाहर निकलना होगा, 44D से भी बाहर निकलना होगा और अपने हकूक़ के लिए, अपने महकमे को बचाने के लिए आपको फ़ाइट करना होगी। मेरी ये गुजारिश है। आगे आप देखें, हमने तो यही देखा है कि जो डिपार्टमेंट नहीं जागता वो ख़त्म हो जाता है, तो आपको इस पर देखना होगा। क्योंकि हम आपके साथ एक हमारा तल्लक है, पिछले 30 साल से हम सोसाइटी को डील कर रहे हैं, तो हमें एक दुख भी होता है, तो इसलिए आगे चलते हैं। सर सेक्रेटरी साहब, जो चेयरमैन साहब ने कहा और अमजद साहब ने कहा 44D को भी देखें, और जो आपके असल हकूक़ हैं अगर आप उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमारी ये कमेटी हाज़िर है डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए। कि अगर डिपार्टमेंट अपने आप को मजबूत करना चाहता है तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए होगी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से तो हम देने को तैयार हैं। जारी करते चाहिए, बल्कि डायरेक्शन इसमें देंगे कि अथॉरिटी बनाया जाए। नहीं, अथॉरिटी ना होगा, जो चीज़ें दरकार हैं स्पेसिफिक अथॉरिटी की बात ना करें, महकमे को, डिपार्टमेंट को जो ला से भी हम ओपिनियन ले लेते हैं जी, मुस्तफीद होते हैं हमसे। तरमीम की इजाज़त है, वो महकमा प्रोसीड करे, ये डायरेक्शन जारी कर जी। प्लीज़ आप ही रहनुमाई सर इसमें मेरी सबमिशन ये होगी, जहाँ तक अथॉरिटी बनाने का ताल्लुक है, तो जो तमाम सोसाइटीज़ हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरी सोसाइटी इज़ एंटिटी है एज़ पर लॉ। एवरी सोसाइटी जो है वो बज़ाते खुद अथॉरिटी है, एंटिटी है, ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडीज़ के ऊपर एक और अथॉरिटी बनाना लीगली नहीं, यहाँ पता क्या है, ये आपने कोई किताबी बात पढ़ ली है तो आप किसी दिन किसी सोसाइटी का विजिट कीजिए, फिर पता चलेगा कि एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसको किस तरह कमा देता है। सर जो आप बात कर रहे हैं फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है, 100% की बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। कोऑपरेटिव का जो लॉ है ना, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, वो आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। ये डायरेक्शन जारी कर देंगे कि जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स हैं या उसमें ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट करे, बस ये तो कर जी। आगे चलें, एजेंडा नंबर 2 पे सर वो तो अभी हम ज़्यादा जो सब सर इसमें देखें, ये अभी चूँकि जो जवाब आया है डिपार्टमेंट का वो अब पढ़ेंगे। अब पहले मुझे इसका तर्जमा कराना पड़ना किसी से, हाँ। फिर मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि आप जो आईन पाकिस्तान में आपने एक वादा किया था कि कौमी ज़ुबान का, तो नादर साहब सर वो वादा किया नहीं था बल्कि वो वादा किया हुआ है कि आप अभी तक उर्दू ये होगी। हमारा जो निज़ाम की ज़्यादातर ख़राबी है ना, वो वजह ये है, जब वापड़ा
का आप डिमांड नोट्स बढ़ रहे होते हैं ना, उसमें 3-4 सफ़े होते हैं, आज आप साइन कर देना, पता क्या लिख रहे हैं, वो आप अपने पैसे दे के मलकियत उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये है, अब मैं इसे, मेरे जैसे अनपढ़ भी होते हैं ना, तो मैं इसका तर्जमा कैसे कराऊंगा? तो ये सारी चीज़ें इस तरह बना के हमारे सामने रख देते हैं, ना को पढ़े ना देखे, बस इसी तरह निज़ाम चलता रहे। ठीक है, तो इसमें अब ये चूँकि अभी ये आया है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, क्वेरीज़ हैं, वो चूँकि प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ रखते हैं और सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कि मुझे ये आप बता दें कि ये जो बैंक है, इसको चलाने के लिए इसका मेन मकसद क्या है, इसके क्याम की वजह क्या थी, क्या है, क्या वो बदल दी गई है, क्या ज़रूरत ख़त्म हो गई है? पहले तो इस पे रोशनी डाल दें, फिर हम इससे आगे बात चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसका जो बैंक का बेसिकली मकसद जो पहले था, आज से 100 साल पहले था, वही आज भी उसी तरह हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और वो ये है कि हम जो हमारे स्पेशली रूरल कम्युनिटी है, जो फार्मर्स हैं, जिनको एक्सेस टू, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ दिस कंट्री इज़ के एग्रीकल्चर जो लेंडिंग है, उस एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो रूरल कम्युनिटी को और छोटे स्पेशली फार्मर्स को उसकी एक्सेस नहीं है। तो हमारा फोकस तब भी यही था और आज भी यही है सर। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने पिछले 3 साल में कितने नए कर्जदारों को, फार्मर को कर्ज जारी किया है? नए, वो कागज़ों में जो हर जून को बदलते हैं ना, वो नहीं। नंबर ज़रा मुझे निकाल देंगे वैसे सर, अमाउंट क्या है? जी नंबर्स वो अभी निकाल देते हैं, मगर मैं सिर्फ वर्दी ऑनरेबल कमेटी मेंबर्स को ये सिर्फ अपडेट करना चाहूँगा सर कि 3 साल में, पिछले 3 साल में हमने 8 अरब रुपए से तकरीबन 16 अरब रुपए तक इसका लेंडिंग पोर्टफोलियो जो लोन्स हैं वो हमने डिस्पर्स किए हैं, मज़ीद 8 लाख। और अगले अभी जो हमने इनफैक्ट अगले साल का टारगेट भी रखा है, दैट इज़ क्लोज टू कोई 20-22 अरब रुपए का हमने टारगेट रखा है, जो अगले साल इसको हम 22 अरब रुपए पे ले जाएंगे। मेरा सवाल था कि ये जो आपने लैंडिंग की है, ये इनमें से नई क्लाइंटेज कितनी है? कितनी है जी सर? अगर अलाउ करें तो मैं जी अलाउ है जी, बस बोले। सर पुराने जो हैं हमारे कस्टमर, अगर मैं 2025-26 की बात करूं तो वो 6087 हैं और उसकी अमाउंट है 1177 मिलियन। अच्छा। और अगर टोटल की बात करूं तो वो 22,045 है। टोटल मतलब ये फ़र्क क्या आ गया? ये 22,045 में से अगर 6,000 निकाल दें तकरीबन 16,000 बनता है सर। अच्छा। तो ये 16,000 इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमने ड्यूरिंग दिस ईयर डिसबर्समेंट की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये 16,000 ने पहली मरतबा लोन लिया आपसे? सर इसमें मिक्स हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। जो बिल्कुल पुराने हैं वो 6,000 मैंने बता दिए, और इस 16,000 के मेरी बात सुने। अमजद साहब कह रहे हैं सिर्फ कि जो न्यू ली हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं लिया, नए इसमें कितने आए हैं? 100 हैं, 200 हैं, 500? ज़रा आप ज़रा बताइएगा कि ये पर्सनल लोनिंग कब से शुरू हुई? ये तो बैंक जो है, जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाते थे देहात में, जो आपका AR बनाता था, उसको कर्ज देता था, ठीक है? वो ये चेंज पर्सनल लोनिंग की कब से शुरू हुई? सर 2001 से। अच्छा, 2001 से पर्सनल लोनिंग, कमर्शियल लोनिंग शुरू किया आपने? नहीं सर, वो फार्मर्स को ही है, कमर्शियल लोनिंग नहीं है। अच्छा। क्योंकि 1997 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नई रजिस्ट्रेशन जो बंद हो चुकी थी, ठीक है, तो उसके बाद लॉ में अमेंडमेंट हुई
और प्रॉपर अमेंडमेंट होने के बाद जब इंडिविजुअल को फार्मर्स को लोन अलाउ किया गया तो 2001 से ऑनवर्ड जो है इंडिविजुअल्स को फार्मर्स को लोन शुरू हुई। पंजाब गवर्नमेंट ने आपको कितनी मर्तबा फीडिंग की अमाउंट की? सर ये पहले तो स्टेट बैंक देता था, तो 2006 में स्टेट बैंक ने अपने पैसे वापस ले लिए। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गारंटी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लोन क्रिएट कर दिया। अच्छा। और ये 4 साल तकरीबन लोन चलता रहा है। अच्छा। उसके बाद स्टेट बैंक के रेगुलेशन आए और उन्होंने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एक मुकर्रर कर दी कि कोई भी बैंक जब तक उसकी MCR पूरी नहीं होगी वो आगे अपना काम नहीं कर सकता। ठीक। तो उस इक्विटी को फुलफिल करने के लिए वो लोन जो था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ठीक है सर। तो उसके बाद रिसेंट कोई साल के अंदर गवर्नमेंट ने फिर को फंड किया? जी बिल्कुल, ये भी पहले हमने, क्योंकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 अरब की है आज भी बैंक के अंदर, तो पहले 6 अरब की हमें अलाउ हुआ था, स्टेट बैंक ने फर्दर एग्जाम्पशन दे दी थी। तो अब फिर जब हमारी इंस्पेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप ये एग्जाम्पशन हम ख़त्म कर देंगे, आप इसकी मिनिमम कैपिटल उसको पूरा करें। अच्छा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट हुई और उन्होंने उसी की रोशनी के अंदर 6 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया, 4 अरब जो उन्होंने दे दिया, और ताकि इसकी 10 अरब की हमारी इक्विटी पूरी हो जाए और रिमेनिंग जो है वो अभी आने। वो इक्विटी के लिए दिया था आपको या फाइनेंस के लिए दिया था? सर इक्विटी के लिए दिया। इक्विटी के लिए दिया जी सर। अच्छा। ये जो भी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है वो आप पे लाई करती है? पंजाब गवर्नमेंट की, मरकज़ी गवर्नमेंट की? नहीं सर। कोई पॉलिसी यानी जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट देती है कि ये काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से या कर्ज़ों के हवाले से गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे, आप उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल सर, फॉलो करते हैं। अच्छा। आप ये बताइए कि आपने पिछले साल में ये जो व्हीकल कितने के परचेज़ किए हैं और कब किए हैं? व्हीकल सर? हाँ सर पिछले साल के अंदर हमारा तकरीबन कह लें कि 98 व्हीकल्स हैं टोटल, और 2000 से ऑनवर्ड जो है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। मुझे आप ये बताएं कि पिछले साल कितनी अमाउंट के व्हीकल खरीदे हैं आपने? सर इस वक्त मेरे पास वर्किंग नहीं है, लेकिन हम पहले बेचते हैं, पुरानी गाड़ियाँ जब हो जाती हैं। बता देता हूँ, आपने 94 करोड़ रुपए के व्हीकल खरीदे। 94 करोड़ रुपए। सर ये जो मेरी इस वक्त इंफॉर्मेशन है, 8 गाड़ियाँ जो पुरानी हमने बेची थी। उसको छोड़े ना, वो बेची जूची छोड़े, मैं खरीदने की बात कर। नहीं सर इतनी अमाउंट नहीं। चलो ये नोट कर लें, ये कर लें जी, नोट कर लें कि ये इन्होंने इसका रिकॉर्ड देंगे। आप ये 94 करोड़ की बात कर रहे हैं? आपने ऑस्टेरिटी जो थी उसके दौरान खरीदी हैं? ठीक है सर हमने नई व्हीकल नहीं खरीदी, कोई भी पुरानी पहले बेचते हैं। अच्छा ठीक है, उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह नहीं खरीदते हैं। नहीं पुरानी से हो जाती है रिप्लेस? नो, हमारी पॉलिसी है 2 लाख किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है। मेरा वो सवाल ही नहीं है ना, मेरा सवाल ही और है। मैं कहता हूँ कि जब ऑस्टेरिटी की आ गई, कंपेन आ गई, हमें तो पेट्रोल बंद कर दिया सरकारी मुलाजिमों को, बाकियों को, आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। चलो छोड़ें, इस पे भी आप ज़रा इसका पूरा डाटा दे दें। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो बोर्ड है BOG, उसके जो मेंबर नामजद होते हैं या मुंतखब होते हैं, एक्ट क्या कहता है सेक्रेटरी साहब, कैसे होंगे ये? सर जो अभी हमारा बोर्ड हुआ है ये 2023 में हुआ था और ये कैबिनेट के पास गया था और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। सर मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। एक्ट प्रवेल करेगा, कैबिनेट प्रवेल करेगी? सर लॉ प्रवेल करेगा। तो एक्ट क्या कहता है? सेक्शन कौन से नोट करें सर। सर मैं उसमें आप छोड़े ना मैडम, आप ना छोड़, बात मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो जवाब दें। कौन सा लॉ? नाज़र साहब आप देख लें कॉर्पोरेट एक्ट में
पास वो लैपटॉप नहीं है, अगर नहीं तो मैं पहले ही उसको ओपन कर लेता। ये तो रूल बता में है देता। सर, मैं रूल अभी देख के बताता हूँ आपको। इसमें इलेक्शन है और वो पूरे पंजाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोग इलेक्ट हो, जब तक वो निज़ाम चलता रहा इसका कोई माई बाप रहा इस अदारे का। जिन लोगों को जो हम रोज़ बात यहाँ करते हैं ना कि इख्तियारात जो हैं उसका इर्तकाज़ ख़त्म करें, पावर जो हैं वो डिल्यूट करें, पावर जो डेबिट करें, तो ये यहाँ पावर सख्त हो रही हैं। वो जो अंग्रेज़ ने जो निज़ाम उस वक्त वज़ा किया था वो उसका पूरा मैकेनिज़्म वज़ा किया था किस तरह चलना है। आज हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ज़रा उनके जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी ज़रा हालत देखें और अपनी तरफ नज़र डालें। एक ही वक्त में बने थे, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, ये इसी तरह के कारनामों की वजह से खड़े। आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे मजबूत बैंक इंडिया का कोऑपरेटिव बैंक है। बांग्लादेश ने उसकी बुनियाद तरक्की की कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक है, ठीक है, और हम कर क्या रहे हैं? हम एक्ट को नहीं देख रहे कि उसकी बुनियाद क्या है, उसे कैसे ना हम डंग टपाओ के निज़ाम के तहत ऐसे ऐसे बैठा लेते हैं, ना कोई बात करे, वो आए जैसे जैसे। अच्छा चलो ये हो गया जी। अब ये नोट कर लें जी, ये बोर्ड जो है मेंबर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, चलो ये ही बता दें, किसी बोर्ड मेंबर की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? सर बेसिकली जो पहला आपने क्वेश्चन किया था ना जी, उसका आंसर ये है क्योंकि बैंक जो है बेसिकली ये भी एक सोसाइटी है जी, तो सोसाइटी के जो मेंबर हैं अल्टीमेटली इलेक्शन हो के उन्हीं में से ही मेंबर बनने हैं। जो एमसी आप कह लें, जो मैनेजिंग कमेटी बनेगी, तो उसका तो आंसर यही है कि एक्ट यही कहता है। लेकिन हमारे सर को तकरीबन 32,000 के करीब, इतना ही है जी, 32,000 के करीब जो हैं वो शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर्स हैं सर। तो अगर 32,000 मेंबर्स को सर उनकी हम अगर इजलास हो, तो यही चीज़ जब गई थी कैबिनेट में तो उन्होंने फिर सर कहा था कि इसका एक बोर्ड बना दिया जाए ताकि ये डे टू डे अफेयर्स जो वो चलाए जाएं। 1996 के बाद नई कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने बनाई नहीं? 97 के बाद नहीं बनी। ठीक है, पहले वो कैसे मुंतखब होते थे? तादाद तो नहीं बढ़ी, हो रहा था। ये सारी आंखों में धूल चौंकते हैं हमारे। अब उनके पास कैबिनेट में जो लोग बैठे होते हैं उनके पास दूसरा व्यू ही नहीं होता। एक व्यू आप उनको दिखाते हैं, उसके मुताबिक फैसला करा लेते हैं। आपने व्यू रख दिया ना कि जी इतने लोगों का कैसे हो ही नहीं सकता। आपको बताने वाला सामने बैठा होता तो उन्हें बताता कि ये होता आ रहा है, वो कैसे हो रहा था, इतने साल चला, कैसे चलता रहा। सर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बोर्ड डिज़ाल्व हुआ था। अच्छा, 2005 में, 2004 में स्टेट बैंक ने इंस्पेक्शन की बैंक की। अच्छा, और 2005 में ये जो लेटर लिखा है उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को, क्योंकि उस वक्त जो है हमारी लोन दिया हुआ था हमें इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसके अंदर उनकी 6 मेन ऑब्जर्वेशन थी, वो हमने जवाब में भी लिखी हैं कि वो उसको पूरा किया जाए, उसकी रोशनी के अंदर इसके अंदर इस्लाहात पैदा की जाए। तो ये 2011 से ऑनवर्ड जो है ये रिस्ट्रक्चरिंग का सारा प्रोसेस शुरू हुआ। 2020 में जब स्टेट बैंक ने दोबारा इंस्पेक्शन की, उन्होंने देखा कि ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उन्होंने हमारा कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने हम नया अकाउंट भी नहीं खोल सकते थे, नई लोनिंग भी बंद कर दी और नया अकाउंट खोलना भी बंद कर दिया, और पाबंदी लगा दी कि जब तक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा और नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा उस वक्त तक जो है और ये बैंक का कारोबार जो है वो नहीं चल सकेगा। ठीक।
तो ये उसी स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए सारा काम सर हुआ है। चलो उसमें अब ये तो अब जो लीगल लोग इस पे ज़्यादा बेहतर जो फाइनेंशियल लीगल देखते हैं वही बता सकते हैं कि इतने साल वो बैंक काम करता रहा, इंडिया में भी वो बैंक वैसे ही काम कर रहा है, वहाँ मॉडल क्या है, बांग्लादेश में मॉडल क्या है, वहाँ कोऑपरेटिव के तहत वो काम कैसे कर रहा है, वो अब मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पर राय भी ले लूँगा, थोड़ी सी बात भी कर लें। मुझे आप ये बता दें कि जो मैंने सवाल किया है कि जो बोर्ड के मेंबर होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन मुकर्रर की गई होगी, ग्रेजुएशन, वो क्या है वो बता दें। सर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अच्छा, और उसके 4 और क्राइटेरिया स्टेट बैंक ने गाइडलाइंस दी हुई है। अच्छा, उसी को हमने फॉलो करते हुए अपने भाई क्या है वो क्वालिफिकेशन वो बता दें। ये सर मैं आपको पढ़ दूँ। सर एनेक्स बता देते हैं। ये एनेक्चर C3 है जी, पेज नंबर उसका 10, उसका हाँ जी आगे 3rd पेज है, पेज 10 लिखा होगा नीचे। ज़रा उर्दू ही तर्जमा करके दस दो। सर उसमें एक तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है, दूसरा सर उसका 5 साल का जो है वो सीनियर लेवल पर एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है। तीसरा सर वो किसी भी पब्लिक पार्टी होल्डर ना हो, वो यानी कि वो किसी पार्टी होल्डर ना हो, किसी भी जो हमारी सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उससे उसकी एसोसिएशन ना हो। चौथा सर उसका उसके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं और वो सब कुछ हैं वो वेरिफिकेशन करवानी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे अगर हम FPT सबमिट कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो 4 ये स्टेट बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं 1956 का एक्ट है उसके अंदर बताया गया। इसके लिए जो आप कोई बाकायदा एडवर्टाइजमेंट कॉल करते हैं बोर्ड मेंबर्स के इंतखाब के लिए, सर नामजदगी के लिए क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं? सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो तरीका कंपनीज एक्ट बताता है वो ये बताता है कि जब जनरल बॉडी बन जाती है या जो शेयर होल्डर होता है, जो 10% से ज़्यादा जिसकी शेयर होल्डिंग होती है, वो नॉमिनेट कर सकता है बंदा। अगर 10 लोग नॉमिनेट हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से तो जनरल बॉडी वोटिंग करती है, हर किसी का एक वोट होता है। 10 लोग नॉमिनेट हुए, फिर जनरल बॉडी उसकी वोटिंग करती है, उससे वो बोर्ड में आ जाता है। मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर स्टेट बैंक क्योंकि ज़रा रुकिए, आपके वो शेयर होल्डर कहाँ से आएंगे जो उनको नॉमिनेट करेंगे? जी सर मैं बताती हूँ सर, हमारे भी यहाँ पर इलेक्शन रूल्स हैं, जो PPCBL के इलेक्शन रूल्स हैं वो बिल्कुल अप्रूव्ड हुए हैं 2010 में। अच्छा। सर उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है। साथ उसके अंदर ये भी दिया गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिलेक्शन होनी है वो स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रख के करनी है। सर हमारे बैंक में 2010 में गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आई, एक रूल्स ड्राफ्ट हुए कि PPCBL का बोर्ड कैसे बनेगा। जी सर वो 2010 के बाद जो उसका फाइनल नोटिफिकेशन इशू हुआ वो 2023 में हुआ। 2023 में उसको कैबिनेट ने ओके किया, जिसके अंदर ये कहा गया कि 4 एक्स ऑफिशियोज होंगे, 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबरान होंगे और उसमें से 3, क्योंकि ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सिलेक्शन कैसे होगी? नॉमिनेटेड बाय कैबिनेट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर होंगे वो कैसे आएंगे? सर वो इलेक्शंस के थ्रू आएंगे।
लेकिन एक अगर तरफ तो अभी तो सेक्रेटरी जी, साहब कह रहे थे कि इलेक्शन सर हो मैं नहीं यही सकता। बताना चाह रही हूँ, उसके अंदर एक ये चीज़ भी आई थी कि अगर इलेक्शन नहीं हो पाते तो रजिस्ट्रार की ये पावर है कि वो 6-6 महीने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं 3 लोग। किन लोगों में से? सर जो हमारे शेयर होल्डर हैं, जो कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं, उन्हीं में से ही रजिस्ट्रार हमें नॉमिनेट करते हैं। फिर हम स्टेट बैंक पे उनका एफपीटी भेजते हैं, एफपीटी का अप्रूवल आता है और उनको बोर्ड ये उसके लिए कोई टाइम लिमिट रखी गई थी कि ये आर्जी इंतज़ाम कितनी देर के लिए चलेगा, फिर उसके बाद बाकायदा इसको देखा जाएगा? सर बाकायदा फिर एक्ट के तहत इलेक्शन हो जाएगा? सर इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं रखी गई थी। अच्छा, ऐसे ही कोई बार के बोर्ड मेंबर है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे उस पे कोई एफआईआर, कोई इंक्वायरी, कोई ऐसी को बात मौजूद है आपके बोर्ड मेंबर्स पर? जी सर, बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पूरा मौजूद है और वो स्टेट बैंक भी उसको फॉलो करता है। स्टेट बैंक का एफपीटी सर 3 महीने लेता है। आपके जो इस वक्त बोर्ड मेंबर हैं उनमें से किसी पे ऐसा कोई चार्ज तो नहीं? नहीं सर, नहीं, वरना सर एफपीटी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्टेट बैंक हर 3 महीने बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है बाकायदा उसके मिनट्स जाते हैं उधर और वो उसको चेक कर रहा होता है पूरा वर्बेटम। जैसे सर इस फोरम के मिनट्स होते हैं उसी तरह हमारी बोर्ड के भी मिनट्स होते हैं, तो सर वो उसको चेक करते हैं और इंस्पेक्शन सर हमारी डेस्कटॉप इंस्पेक्शन चलती रहती है। नहीं, इसमें जो नॉमिनेशंस हैं वो क्राइटेरिया तो बेसिक हो गया ना, जैसे आपने अभी बताया है आप वो प्रोवाइड करेंगे ही अभी? जी सर। ना नेक्स्ट जो होगा जी सर। उसमें इसका बोर्ड के जो मेंबर हैं इसकी जो पॉलिसी आप बता रही हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव की है वो आप प्रोवाइड करेंगे? आप बोर्ड के जो मौजूदा मेंबर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे और एक सर्टिफिकेट देंगे कि इनके ख़िलाफ़ जहाँ जिन जिन अदारों से ये बिलोंग करते हैं वहाँ इनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी का चार्ज या कोई किसी कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ कोई एंटी करप्शन का या दूसरा कोई मामला पेंडिंग नहीं है? बिल्कुल सही है सर। जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक जो बोर्ड के मेंबर हैं ना जी, वो एक आधा शायद वकील है और बकाया सरकारी अफसर है सारे। ये इसमें ये फॉर्मेशन पहली तरह बोर्ड की फॉर्मेशन क्या है आपकी, वो जरा बता दें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोहम्मद एहसान वहीद चेयरमैन है जी, और दूसरा मुबशर बशीर मिर्ज़ा इंडिपेंडेंट, सईदा शीना बुखारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये टर्नओवर इनका टर्नओवर कितना होता है? और 3 साल। और इसकी अथॉरिटी कौन है नॉमिनेट करने की? सर कैबिनेट। ये इनका आप आगे लिखेंगे जी सर कि ये इनका तल्लक पिछले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका इनके पास एक्सपीरियंस है ठीक है। वो किसका है, वो सारी डिटेल आप उसकी देंगे। तो आले ने दे सारा ठीक कार्ड पे ये इन्होंने दी हुई है। इसका आप हमें वो रिकॉर्ड भी फ्राहम करेंगे जो लास्ट आपका बोर्ड बना है इसमें कितने लोगों ने अप्लाई का, तो आपने वैसे ही ख़त्म ही कर दिया कि निज़ाम ही अप्लाई करने का तो है ही नहीं, कि ओपन तो है ही नहीं कि किसी को सिर्फ नॉमिनेशन रख दिया आपने? जी सर, कैबिनेट की बिल्कुल नॉमिनेशन है सर। जैसे कैबिनेट ने हमें 5 लोग भेजे, उनमें से स्टेट बैंक ने सिर्फ 2 लोगों के एफपीटी क्लियर किए और बाकी 3 लोगों के डिक्लाइन कर दिए। तो हम कैबिनेट के पास दोबारा गए और हमने उनको बताया कि इन 3 लोगों के डिक्लाइन हो गए हैं एफपीटीज़ ना सर। फिर उन्होंने हमें दोबारा से नॉमिनेट किए 2 लोग। कैबिनेट से नॉमिनेट हो जाते हैं सारे? जी सर, कैबिनेट से। आप इलेक्शन तो फिर ख़त्म हो गया ना जी, अब कैबिनेट ने देने हैं तो वो नॉमिनेट करेंगे, स्टेट बैंक सेक्रेटरी क्लियर साहब करे। आपने इसके मुताबिक ज़रूरियात के मुताबिक फिर आप अमेंड किया, आपने एक्ट अपना अमेंड करवाया? ये नहीं तो, सर, अब ये तो बिल्कुल अपनी बुनियाद से हट गया सारा सिलसिला। अब ठीक कह रहे हैं सर, इसके लिए अमेंडमेंट जो है वो सर हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएंगी सर असेंबली में। जो एक्ट कह रहा है या वो कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, कैबिनेट उसको, तो इस पर ज़रा इसको आपको लीगलाइज करना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट में कहीं ना कोई मसाइल आ सकते हैं। बोर्ड की जो पावर्स हैं
ये आपको एक्ट के थ्रू उसमें मिली हैं या क्या, कहाँ से ये पावर बोर्ड जो है वो लेता है? सर मैं बता दूं सर, एक्ट के मुताबिक हर सोसाइटी, क्योंकि सर हम भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक तरफ आप सोसाइटी पे चले जाती हैं, दूसरी तरफ आप स्टेट बैंक पे चली जाती हैं, फिर एक जगह रहे ना सर हम फिर आप सोसाइटी पे क्यों जाती हैं? जब आपको बाहर कर दिया स्टेट बैंक ने, क्या काम ही नहीं कर सकते, फिर आप वहाँ थ्रू चले जाएं सारा कुछ छोड़ के। मैडम कहने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव से मैदा तो आ ही नहीं रहा, ये तो नॉमिनेशन हो रही कैबिनेट से, तो कोऑपरेटिव कहाँ से आ गई फिर? आप वो कहने जा रहे हैं तो कोऑपरेटिव की रूह से निकल गए हैं। जी सर, सर बिल्कुल सर, हमारा ये बैंक तो कायम इसलिए किया गया था कि लोग बाहमी इश्तराक करेंगे, इकट्ठे होंगे, महकमा उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, उसके लिए एक बैंक बना दिया कि महकमे ने तो नहीं काम करना, बैंक बना दिया कि वो बैंक से पैसे बैंक दे देगा, बैंक उनका हिसाब रखेगा। तो ये तो इस काम के लिए बैंक था। जी सर, ठीक है ना। तो उसमें अभी आप कभी आप उसकी आड़ ले लेती हैं सोसाइटी की, कभी आप स्टेट बैंक की आड़ ले लेती हैं, तो हम कहाँ खड़े होंगे, हम कहाँ किस तरफ देखेंगे? सर देखिए सर, हम एक एंटिटी हैं, एंटिटी का जो लीगल स्टेटस है ना आज भी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 1955 में इसके लीगल स्टेटस में इसने काम क्या करना है, इसने बिजनेस क्या करना है, उसके लिए इसने लाइसेंस ले लिया था स्टेट बैंक से। अच्छा, इसमें ज़रा रुके ना, यहीं आपने कोई काम गलत किया। वो आप नॉर्मल बैंकिंग कर नहीं रहे होते, आप सिर्फ अपने मेंबर्स को पैसे दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। जनरल बैंकिंग तो आप कर ही नहीं रहे थे। अच्छा, जो बैंक होता है उसके लिए तो मेंबर होना ज़रूरी नहीं होता, उसका तो कोई मेंबर नहीं होता, वो तो कोई बंदा जाता है, तो आप तो उसमें फाल नहीं करते थे। अब पता नहीं आपका केस किसी ने स्टेट बैंक से लड़ा क्यों नहीं है सर? बिल्कुल आप तो आपको तो एक स्पेसिफिक पर्पस है। प्रेसिडेंट साहब, आप बता सकते हैं कि ये हम कोई आम बंदा आपके बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है? अब तो खुलवा सकता है। जी सर, बिल्कुल अकाउंट खुलवा सकता है। हाँ। और इसीलिए वो जिस तरह हमने पहले अपडेट किया था कि पहले ये सर 1997 तक तो सोसाइटीज़ क्योंकि ग्रो कर रही थी, तो सोसाइटीज़ को वो फ्लरिश कर रही थी, आप लोन्स लेंडिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि बैंक ने सस्टेन भी करना था अपने आप को, सोसाइटीज़ तो की इनकॉर्पोरेशन बंद होगी बल्कि डिक्लाइन पे हैं, तो उसकी वजह से फिर बैंक ने अपना होराइज़न खोला और आम जो इंडिविजुअल एग्रीकल्चर फार्मर है उसको लोन देना शुरू किया। लेकिन सर मैं तो मतलब जिस तरह दूसरे बैंक हैं, मतलब जो प्रोफेशनल या कमर्शियल बैंक हैं, उस हिसाब से तो हमारा तो नाम ही कभी बोर्ड ही नहीं पड़ा कि इसका कहाँ कितनी ब्रांचें हैं। जी सर, कितनी ब्रांचें आई हमारे बैंक जी? 151। अगर सर मुझे 1-2 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बैंक, ये पाकिस्तान का सर, ये 1924 के एक्ट के तहत ये बैंक बना और दिसंबर 1924 में पाकिस्तान का सर सबसे पुराना बैंक जो है, हिस्टोरिकल जो बैंक है वो यही है सर। ये 1924 के एक्ट से दिसंबर 1924 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ और 100 साल में सर इस बैंक ने जो, अगर आप देखें कि इस इंडस्ट्री में कोई 33 या 34 बैंक हैं। मोहतरम सर, हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं अमजद साहब, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि दुनिया में कोऑपरेटिव जो है ना, उन्होंने क्रेडिट एग्रीकोल फॉर एग्जांपल, जिस तरह ग्रामीण बैंक है, क्रेडिट एग्रीकोल एक बैंक है। हमने पूरी दुनिया में सर ये पिछले, यही कहने का मतलब है कि 100 साल में 124 ब्रांचें सर, 100 साल में 151 ब्रांचेस, और उनमें से भी जो ब्रांचेज़ हैं कई, जैसे बिल्कुल जो अभी यहाँ पर बात हुई कि ये कहीं नज़र नहीं आता। 100 साल में इसने सर 8 अरब रुपए का, बैंक का सर 2 काम है, बेसिक 2 काम है सर। एक पैसा लेना और उसको आगे लैंड करना और उसमें से कमाई करनी अपनी। ये बैंक पिछले कोई 90-95 साल तक इसने सिर्फ एक काम किया, इसने पैसे दिए, और वो भी पैसे इसको एलोकेट होते थे। पहले गवर्नमेंट दे देती थी, फिर स्टेट बैंक देना शुरू हुआ, फिर स्टेट बैंक ने इनकी लाइन काट दी।
2008-10 में उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए और उसके बाद से ये बैंक एक क्राइसिस मोड में आ गया। इसके पास अब देखिए सर, बड़ा सिंपल है, अगर किसी के बैंक के पास पैसे आएंगे नहीं तो बैंक पैसे लेंड नहीं कर सकेगा। तो ये डिपॉजिट लेने का मैकेनिज़्म, कल्चर, सिस्टम कुछ भी इस बैंक में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 100 साल में, मैं सर आपको एक एग्जांपल दूंगा सर, 100 साल में इस बैंक ने 8 अरब रुपए तकरीबन, अब बिल के पिछले कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने पहले 10 अरब रुपए का डिपॉजिट इसने एक्यूमुलेट किया 100 ईयर्स में। आप इंडस्ट्री देखें, ट्रिलियंस पे, एक बैंक ट्रिलियंस पे बैठा हुआ है, 10 अरब। तो मैंने सर कोई 7-8 महीने पहले ज्वाइन किया, तो मैं स्टेट बैंक गया, तो वो उनसे मेरी पहली मीटिंग हुई। उन्होंने कहा ये आप इस बैंक को बैंक कहते हुए आपको कुछ थोड़ी सी एम्बेरसमेंट नहीं होती? जी, कि ये आप, तो ये हमारे, उनका ये अल्फाज है, क्योंकि 2004 में उन्होंने जो 5 में जो लेटर लिखा था उनका बंद कर देंगे, और 2000 उसके बाद जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने पेनल्टियाँ लगाई मुख्तलिफ किस्म की, इसको कि आप डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहे, आपके पास ATM नहीं है, आपके पास मोबाइल बैंकिंग नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास कॉल सेंटर नहीं है, जो एक बैंक के सर बेसिक। सॉरी टू कट, मुझे आप ज़रा यहीं ज़रा मुझे बता दीजिए, यहाँ इंडस्ट्रियल बैंक कायम हुआ? जी सर, जी जी। यहाँ स्मॉल बिजनेस फाइनेंस ये अपना बना, SBFC बना, NDFC बना सर, NDFC बना, IDBP बना सर, तमाम IDBP बना, ये तमाम बैंक डिपॉजिट लेते थे सर। ये इसमें सर से जब जी, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई अदारा कायम होता है तो वो अपने मकसद को पूरा करता है। सर NDFC डिपॉजिट लेता था और उस डिपॉजिट को स्पेसिफिक मकसद के लिए आगे लेंड करता था। और देखें ये तमाम इदारे पब्लिक से डिपॉजिट लेता था। जी सर, बिल्कुल पब्लिक से डिपॉजिट लेता था NDFC, SBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, NDFC सर, NDFC। अच्छा, सो ये और इंडस्ट्रियल बैंक गवर्नमेंट की एड के ऊपर चलता था सर, और मुख्तलिफ इदारों की एड पे चलता था। स्पेसिफिक मकसद के लिए वो इसी स्टेट बैंक, वो तो प्योर स्टेट बैंक के तहत काम हुए, ठीक है ना, उन्होंने काम किया। सर पिकिक बना, पिकिक देखें सबसे लोन्स लेता सर था। आप उस पर करने जा रहे हैं, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, करें, अच्छी बात है, उसको आप एक पोर्शन उसके लिए मखसूस कर लें, लेकिन जिसके काम के लिए ये, अब मुझे ये बताएं कि जिस काम के लिए ये बना है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसकी रिवाइवल हो। सर मुझे सर सिर्फ अगर प्लीज़, तो सर आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये लेकिन सर जितने बैंक आपने कोड किए आज इनमें से एक भी इसी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, सब बंद हो गए, क्योंकि ये सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर नहीं बने थे, ये एड्स के ऊपर बने थे कि इनको कोई पैसा देगा तो ये लेंड कर देंगे, नहीं कोई देगा तो बंद हो जाएंगे। यही हमारे बैंक के साथ होना जा रहा था। और ये 10 अरब रुपए डिपॉजिट जब पूरे 100 साल में एक्यूमुलेट किया हमने सर, पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर जो ये पंजाब गवर्नमेंट का, कैबिनेट का, CM साहिबा का जो लेड एजेंडा है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको जब हमने फॉलो करना शुरू किया सर, कर रहे हैं बस, जी जारी रखें। जी सर, तो वो आज ये बैंक सर, इस बैंक की 2 साल पहले हिस्ट्री में पहली दफ़ा रेटिंग हुई BBB सर। आज ये बैंक AA रेटिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। हमने लास्ट महीने इसकी रेटिंग कराई है, 2 महीने। इट इज़ कम्पीटिंग इन टर्म्स ऑफ इस क्रेडिट रेटिंग बैंक्स लाइक बैंक अल बरका, उसकी AA रेटिंग है सर। इस बैंक को सर 95% ये बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ओन्ड है, मगर इसके लेटर निकला हुआ था कि ये बैंक पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का डिपॉजिट नहीं ले सकता। हमने 2 महीने 3 महीने पहले इस बैंक को ट्रांसफॉर्म किया और फिर पंजाब गवर्नमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ली। तो हमें सर, हम लेटर निकला हुआ था कि बैंक ऑफ पंजाब एक्सक्लूसिव राइट है टू ऑफ रिफ्यूज़ल, PPCBL कोई भी 1 रुपया डिपॉजिट नहीं ले सकता। आज एज वी स्पीक सर, पिछले 100 साल में 10 अरब डिपॉजिट, पिछले 6 हफ्ते में हम 55 अरब रुपए पे पहुंच गए सर। और ये 55 अरब रुपए पे इस तरह पहुंचे हैं कि हमने अपनी रेटिंग ठीक की है सर। 2009 में इस बैंक में 10 ATM सर खरीदी गई जो 2026 तक नॉन फंक्शनल रही, उनके ऊपर मिट्टी गर्दा पड़ा हुआ था।
आके सर उसको ना सिर्फ वो ATMs का सिर्फ स्विच नहीं ऑन करना था, उसके पीछे सर एक पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लगाना पड़ता है, मिडलवेयर लगाना पड़ता है। हमने एवेंजा कंपनी, टच पॉइंट कंपनी, ऑटोसॉफ्ट कंपनी, ये इनसे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स लिए, प्लेटफॉर्म्स लिए। वो ATM एज वी स्पीक सर, वो 10 ATMs आर लाइव और 90 ATMs हम मज़ीद ऑर्डर RFP हमने कॉल कर दी है। डेबिट कार्ड सर 100 साल में लॉन्च नहीं हुआ था, बड़ी बेसिक। आप देखें, आपने बैंकिंग करनी है सर, आपको मोबाइल बैंकिंग चाहिए, आपको डेबिट कार्ड चाहिए, आपको ATM चाहिए, अब बैंक में कौन जाता है? लेकिन तो आपने ब्रीफ किया, हमें खुशी हुई, और सेक्रेटरी साहब के होते हुए और स्टैंडर्ड कमेटी आपके साथ हेल्प आउट करने के लिए तैयार है। आप मज़ीद करें ताकि हम इसका इफेक्टिव जो रोल देखना चाह रहे हैं, जो असल एक्चुअली इसका मकाम होना चाहिए। देखना पंजाब बैंक बाद में आया और कहाँ पे है, बाकी बैंक भी हैं। तो माशाल्लाह जैसे आपने स्ट्रगल की है, और मेरा ख्याल ये आप प्रेजेंटेशन CM को दे चुके हैं या देनी है या देंगे, तो मेरा ख्याल बहुत से मामला बेहतर हो जाएंगे। विद इन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो है, फिनांस डिपार्टमेंट आपके साथ हो, बाकी डिपार्टमेंट्स हो, तो मेरा ख्याल शायद साहब काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हाँ जी, देखिए इसमें जो बात आप कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। इसको आपने मॉडर्न एरा के साथ इसको आप लिंक कर रहे हैं, ज़रूरियात के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका बुनियादी मकसद जो है वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% उसको पहलू बे पहलू एट ए टाइम कमर्शियल बैंक जो है स्टेट बैंक की हदायत पे हाउसेस के लिए भी फाइनेंस कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी फाइनेंस कर रहे होते हैं ना। तो आप उसके मुताबिक चलें, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसके मुताबिक आप चलें। अब जो हमारा कंसर्न है, जो हम तक शिकायत हैं, जिसको अभी हमने देखना है, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कुछ लोगों को ख़ास नवाजा जा रहा है, नहीं नवाजा जा रहा है, ठीक है। वो अब चूँकि आज वक्त काफ़ी हो रहा है, हमारे मेंबर्स ने जाना है, हम इसका एक क्वेश्चनर आपको भिजवाएंगे, ठीक है। तो उसका आप जो है, ये आपका कुछ आ भी गया है, इसको भी हम पढ़ लेंगे, तो वो आप उसको उसके मुताबिक हमें जारी करें। दूसरी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, जैसे ये बैंक 150 साल पुराना है ना, तो इसके जो मुलाजमीन है ना, वो भी इसका हिस्सा है। अब कोई घर में बूढ़ा हो जाए ना, उसको बाहर नहीं फेंका जाता, इनका भी इस बैंक पे राइट है। आप उसको ये नहीं कि नकारा काम ही ना करें, ये भी हम नहीं चाहते, लेकिन उनको भी जब आप बाहर से लोग लाके रख रहे हैं, अगर उसी क्वालिफ़िकेशन के लोग, उसी एक्सपीरियंस के लोग आपके पास मौजूद हैं, तो फिर कम से कम कोई प्रोपोर्शनेट काम करें। उनको भी साथ जो है ना, एक बंदा आप 10 लाख पे 12 लाख रुपए पे बाहर से ले आते हैं, वो दूसरी तरफ आप पहलों की भी तनख्वाहें कम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादती है, ठीक है ना। इसको आप देखें, सबको उसके लिए उनके कोर्सेज करवाएं, वो अपनी चीज़ों को देखें। फील्ड के लोग हैं, आप ऊपर तो लोग ले आएंगे, फील्ड में तो आपने नए ही लेने हैं ना। तो अगर ये पुराने काम कर सकते हैं, इनके अंदर खौफ की फ़ज़ा ना पैदा करें, इनको देखें, उनकी मॉडर्नाइजेशन करें, उनको अपने साथ चलाएं। चलो जो नहीं चल सकते, उनको पहले भी बैंकों ने काम किए ही है ना, गोल्डन शेक हैंड, दूसरा तीसरा, वो उसको अडॉप्ट करें साथ साथ। और जहाँ जहाँ ये चीज़ें कुछ अभी हम क्वेश्चनर की सूरत में आपको भिजवा देंगे, उसका आप हमें पूरा जवाब और वेल इन टाइम भिजवा दें, फिर हम उसको नेक्स्ट मीट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो उसको ये मोटी मोटी चीज़ें जो आपको, दूसरा ये बताइएगा कि आपके जो डिपॉजिट, आपने किसी बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कोई डिपॉजिट्स भी करवाए हैं? जी सर, वो तो हम रूटीन में जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेस नहीं होती, जहाँ हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, हम बैंक ऑफ पंजाब से भी बैंकिंग करते हैं, हम UBL से भी बैंकिंग करना और बात हो। जी सर। कहीं डिपॉजिट करवाना और बात हो। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी सर, हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के तौर पर आपने किसी बैंक के पास, हम RTGS के मेंबर नहीं हैं। स्टेट बैंक में जब डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं ना, थ्रू RTGS वो
हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हम RTGS के मेंबर नहीं हैं तो डायरेक्ट हमारे पैसे हमारे पास नहीं आते। अच्छा, तो वो हमारे मुख्तलिफ जगह BOP में हमारा अकाउंट मौजूद है। अकाउंट इशू नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के तौर पर किसी बैंक में पैसे रखे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर वो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो हमें अलाउ करती है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। ज़्यादा अच्छा। पैसा हमारे वो बेहतर नहीं है कि आप, बैंक आपको क्या देगा, बैंक ने तो लोगों से कमा के आपको देने हैं, तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते, आप खुद क्यों नहीं फाइनेंस करते, आपका जो जेवर के कर्ज देते हैं उसकी क्या है आपका मार्कअप? तकरीबन 16% 15 से 15% भी है, 16 भी है, वेरी करता है 15 से 20%। मेरा ख्याल जो अमजद साहब ने प्रपोज़ल आपको दी है उसको भी आप ज़रूर मरूल खातिर रखें, और सेठ साहब आप कोई लास्ट पे करना चाहें तो फिर मैं मैं ज़रा एक दो चीज़ें और पूछ लूँ। सर जी भट्टू साहब चाह वो सारा बेसिक चीज़ें हैं। चलो फिर जल्दी सर ज़रा मेहरबानी। अच्छा आप चले जाएं। नहीं आप तशरीफ ले जाएं बेशक। नहीं हम सब ਅਸੀਂ कर लो फिर जल्दी कर। तो ये जो आप बोर्ड के आपके सेक्रेटरी हैं, इनको कैसे सिलेक्ट करते हैं? जो ये सेक्रेटरी सर मैं हूँ बोर्ड की सेक्रेटरी। अच्छा, आपका इस्म शरीफ क्या बताया आपने? अस्मा शकील। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। अच्छा। IT और फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन है। अच्छा। इसके अलावा सर मैं PMP हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड प्रोफेशनल। ये जो आपकी पहली बैंक में पोस्टिंग किस स्टेटस पे थी, किस असाइनमेंट पे थी? सर बैंकिंग करियर कैसे स्टार्ट किया मैंने? इसमें जब आपका अच्छा, जी, कैरियर स्टार्ट हुआ बिल्कुल। तो अब बतौर क्या भर्ती हुई थी आप? सर मैं इस बैंक में आई थी एज हेड लीगल स्ट्रैटेजी एंड कंपनी हेड सेक्रेटरी। लीगल, ज़रा रुकें जी नादर साहब, हेड लीगल के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है? क्या होती है? पड़ेगा कि इनके रूल्स में हेड लीगल के लिए क्या लीगल के लिए कोई भी लीगल जिसके लफ्ज़ के साथ लीगल लगेगा, ला तो ज़ाहिर सी बात है वो बेसिक है। कोई चीज़ नज़र आई है आपको? उनके लिए एडवोकेट होना ज़रूरी है, लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, या इस तरह की है कुछ चीज़? सर वो तो श्योर है, जब लीगल की पोजीशन होगी तो नो डाउट कि लीगल की क्वालिफिकेशन तो उसकी बेस ही बनेगी ना। चलो इससे आगे आते हैं। इसके लिए तो और स्पेशलिटी रिक्वायर्ड होती है। कर लिया जाए कि वो क्या है ना। अच्छा जी, तो इसका क्या क्राइटेरिया जी सेक्रेटरी के लिए, बोर्ड के लिए? सर बताइए। सर कारपोरेट गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उनका होना अच्छा, इसके लिए आप कोई ओपन को एडवर्टाइजमेंट करते हैं? सर ये बिल्कुल जो इनकी सिलेक्शन हुई है वो अखबार में इश्तहार आया था। अच्छा, और उसके अंदर इसका भी आपने रिकॉर्ड देना है कितने लोगों ने अप्लाई किया? ठीक है, हाँ, ये सारा रिकॉर्ड आपने इस असाइनमेंट का भी देना है। चलो आज फिर हम बाकी आपको क्वेश्चन भेज देंगे हमारे साथी कुछ जरा। जी लास्ट पे सेट साहब कोई पॉइंट्स आप? सर थैंक यू वेरी मच। मैं ऑनरेबल तमाम मेंबर्स का और चेयर का सर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सर हमें जो गाइडलाइन दी है, इंशाल्लाह सर हम कोशिश में नहीं कहूँगा लेकिन हम पूरे लेटर एंड स्पिरिट के साथ सर इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सर ये जो डायरेक्शन है ये हमारे अपने मफाद में है, तो इंशाल्लाह सर हमारी यही कोशिश होगी कि बेस्ट इंटरेस्ट के साथ जो गवर्नमेंट की सर डायरेक्शन है हम उसको फॉलो करें, और जो ऑनरेबल मेंबर साहब की इस जो ऑब्जर्वेशन है सर इंशाल्लाह हम पूरे तरीके से सर उसको ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट और दूसरे प्रोसेस के दौरान सर हम इंशाल्लाह उसको ज़हन में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसका जो लिखोना है ना, इस पे आप कोई लीगल जो है ना हमारा उस पर राय लें। आप ये बैंक की बुनियाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत है, तो इसमें ये जो हो रही है इस पर को थोड़ा को लें, इस पर क्या किस तरफ जा रही है? ठीक है सर। आखिर में मैं
अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान MP साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और पंजाब असम्बली के जो ऑफिसर साहबान हैं और तमाम अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद है कि आइंदा हम इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। इस बात को लेके कि जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की क्वेरी थी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और इस वान के तक़द्दुस की बेहतरी की जो हम कर सकें वो करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आने का। अस्सलाम वालेकुम।